आप प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहाँ हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमय यात्रा के लिए प्रस्तुत की गई है। अध्याय 356। गौरव सेनगुप्ता के पीछे महागुरु संघ था और भारत का नंबर 1 युद्ध देवता उसका गुरु था, इसलिए उसे सामान्य महागुरुओं को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं थी। यही थी गौरव की कॉन्फिडेंस। यहाँ तक कि सामने खड़ा शौर्य राठौर, जो 5 साल में महागुरु बन गया था, उससे भी गौरव को कोई डर नहीं था। पूरे भारत में जब तक उसका गुरु मौजूद था, कोई उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। महागुरु संघ हर किसी के लिए एक बुरा सपना था, और महागुरुओं के लिए भी यही बात थी। शौर्य राठौर कितना भी बहादुर क्यों न हो, वो गौरव से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेगा। गौरव ने पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था। मुझे लगता है तुम्हें महागुरु संघ के नियम मानने चाहिए, क्योंकि जिस पल तुम महागुरु बने, उसी पल से संघ को तुम्हें कंट्रोल करने का हक मिल गया। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं सोचने के लिए, गौरव ने फिर कहा। जीशान, सरीन और बाकी लोग भी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, जैसे शौर्य उनके कब्जे में हो। महागुरु संघ और उनके गुरु की ताकत उनका सबसे बड़ा सहारा थी। कोई भी समझदार इंसान समझ जाएगा कि उसे क्या चुनना है। अगर तुमने एक महागुरु को गुस्सा दिलाया, तो भारत में तुम्हारा एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा, चाहे तुम विदेश ही क्यों न चले जाओ। महागुरु के एक इशारे पर ढेर सारे लोग शौर्य को पकड़ने के लिए तैयार होंगे। शौर्य ने धीरे से अपनी चाय का कप भरा। महागुरु संघ क्या चीज़ है, परम गुरु क्या चीज़ है, और तुम लोग कौन हो भाई? ब्रिजेश हेगड़े हंसा। बॉस, ये लोग तो कुछ भी नहीं हैं। गौरव सेनगुप्ता और बाकी 5 गुरुओं के चेहरे बहुत भद्दे हो गए। शौर्य, लगता है तुम इस मौके को गंवाना चाहते हो। यकीन करो या नहीं, अगर मैं अभी मैसेज भेज दूं, तो सूर्यनगर के सारे गुरु तुम्हें पकड़ने चले आएंगे। गौरव ने गुस्से में कहा, तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम बस 2 गुरु हो। क्या तुम सारे गुरुओं का मुकाबला कर सकते हो? शौर्य ने चाय पी और बोला, सच कहूं तो मुझे तुम लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक मेरा मूड अच्छा है, यहाँ से जितना दूर हो सके निकल जाओ। अब से सूर्यनगर मेरा इलाका है। मेरे इलाके में कोई भी हुड़दंग करेगा तो मुझे उसे मारने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो महागुरु ही क्यों न हो। देखें, तुम लोग ट्राई करना चाहते हो। गौरव ने कभी इतना घमंडी टोन नहीं सुना था। सूर्यनगर को चाहिए, और राजा की उपाधि भी चाहिए। तुम बहुत घमंडी हो। सूर्यनगर तुम्हारा इलाका है। मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि तुम ये बात किस बेसिस पर कह रहे हो। तुम, या तुम्हारे पास खड़ा ब्रिजेश हेगड़े, क्या तुम्हें पता है कि सूर्यनगर को तुम्हारा इलाका बनाने का मतलब क्या है? शौर्य मुस्कुराया और बोला, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं। अभी मुझे बस एक चीज़ समझनी है। अब से सूर्यनगर मेरा इलाका है। तुम सबको मेरे इलाके में ठीक से बिहेव करना होगा, वरना जितने भी महागुरु आएंगे मैं सबको मार दूंगा। जीशान सरीन गुस्से में हंसा, हा हा हा, हम अब नहीं जा रहे, तुम मेरा क्या कर लोगे? हिम्मत है तो मुझे मारो, हिम्मत है तुम में। शौर्य ने चाय का कप नीचे रखा। पहली बार किसी को मरने की इतनी जल्दी देख रहा हूं। पक्का मरना चाहते हो? जीशान ने ठंडी सांस ली। मैं यहीं खड़ा हूं, मारो मुझे। बाकी लोग तुमसे डरते होंगे कि तुम महागुरु हो, लेकिन मैं नहीं डरता। दिखाओ तुम सूर्यनगर का राजा कितना दम रखते हो। भारत में इतने सारे लोगों के सामने जीशान को सचमुच शौर्य से डर नहीं था। वो तो बस एक लकी लड़का था, उसमें डरने की क्या बात थी? और देह सिद्ध गुरु को ट्रेन करने की बात, वो तो बस किस्मत थी, इसमें हैरानी की क्या बात? अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। नरक में जाकर सबको बताना कि तुम्हें मारने वाला सूर्यनगर का शौर्य राठौर था। शौर्य ने अपनी आंखें सिकुड़ी और हाथ उठाकर इशारा किया। सबने एक छोटी सी सफ़ेद रोशनी देखी। हाँ, सफ़ेद रोशनी। शौर्य की उंगली पर एक सफ़ेद रोशनी का गोला बना। वो ज़्यादा चमकदार नहीं था, उसमें हल्की सी सफ़ेद चमक थी। ज़्यादातर लोग इसे नोटिस भी नहीं करते, लेकिन जब ये सफ़ेद रोशनी का गोला दिखा तो गौरव और जीशान के चेहरे थोड़े बदल गए। उस रोशनी में उन्हें मौत की सांस महसूस हुई। शौर्य ने उंगलियां चटकाईं और सफ़ेद रोशनी उड़ गई। जीशान को लगा कि उसकी आंखों के सामने सब खाली हो गया। शौर्य गायब, उसका सीनियर भाई गायब, जंगल गायब, सब कुछ खाली और शून्य। इस पल वो पूरी तरह घबरा गया।
उसकी आंखों के सामने एक बहुत तेज रोशनी उभरी और जीशान ने पूरी तरह होश खो दिया और सीधा नीचे गिर पड़ा। जूनियर भाई, गौरव हैरान रह गया और फिर उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका जूनियर भाई जीशान जमीन पर गिर गया और उठ नहीं पा रहा था, उसमें जिंदगी का कोई निशान नहीं था। एक ताकतवर महागुरु ढेर हो गया। तुमने मेरे जूनियर भाई को मार डाला, तुम मर चुके हो। गौरव चिल्लाया। उसका जूनियर भाई सचमुच शौर्य ने मार दिया, और वो भी उसके सामने। शौर्य ने फिर से चाय का कप भरा और धीरे से पिया। अगर तुम भी मरना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम तुम अपने जूनियर भाई का साथ दे सकते हो। गौरव अचानक कांप गया और उसका पूरा शरीर हल्के से थरथराने लगा। अगर मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ और सूर्यनगर छोड़ दो। ब्रिजेश एक टिपिकल सिपाही था जो अपनी ताकत दिखा रहा था। ये सोचकर रोमांच हो रहा था कि एक महागुरु योद्धा को उसके बॉस ने मार डाला, एक सफ़ेद रोशनी की चमक में मार डाला। बॉस सचमुच बहुत ताकतवर है, एक महागुरु योद्धा को आसानी से मार सकता है। मैं अभी निकलता हूँ। एक गुरु पलटकर भाग गया, एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं। गौरव के 3 सीनियर भाइयों ने खून उगल दिया। तुम महागुरु हो, तुम में जरा भी रीढ़ की हड्डी नहीं है। कोई कहे निकल जाओ तो निकल गए। क्या तुम्हें डर नहीं कि बाहर जाकर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? जो गुरु भाग गया उसके दिमाग में एक साधारण ख्याल था, ये एक बड़ा राक्षस है। अगर मैं नहीं भागा तो मर जाऊंगा। वो बेवकूफ़ सचमुच सोचते हैं कि महागुरु शौर्य को दबा सकता है। वो मौजूदा हालात के बारे में सोचते भी नहीं। मैं तो पहले भागता हूँ। मर गया तो खेलने का क्या मतलब? क्या तुम लोग नहीं भागना चाहते? लगता है सब मरना चाहते हो। ब्रिजेश ने अपने हाथ रगड़े। बॉस, मुझे इन्हें मारने दो। वैसे भी एक को मारना हो या 3 को, फर्क नहीं पड़ता। मैं गारंटी देता हूँ ये कोई नहीं भाग सकता। ब्रिजेश ने ये कहते हुए अपने सफ़ेद दांत दिखाए। इस पल गौरव और बाकियों की नज़र में ये हरकत एक खौफनाक ठंडक दे रही थी। जूनियर भाई जीशान सरीन ढेर हो गया। गौरव सेनगुप्ता, हेमंत ओबरॉय और प्रदीप शर्मा सबके होश उड़ गए। ये शौर्य राठौर तो सचमुच किसी को ठोक देने का दम रखता था। सबसे डरावनी बात थी ये तरीका जो इतना खतरनाक था। फ्लैश सेल, ये तो सोचना भी नामुमकिन था। एक गुरु दूसरे गुरु को मार दे, एक एक की स्थिति में, जब तक ताकत में बहुत बड़ा अंतर न हो, इसका तो सोचना भी नहीं चाहिए। सैकड़ों चालों की लड़ाई के बिना विजेता तय करना मुश्किल है। और जिंदगी मौत की बात भूल जाओ जब तक कई गुरु एक को न घेर लें। गौरव और उनके साथियों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो गया था। मौत के सामने वो क्या थे? शौर्य, तुमने गुरु के शिष्य को मार डाला, तुम्हें जल्द ही पछताना पड़ेगा। गौरव ने खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की। शौर्य ने कप रखा। लगता है तुम सब मरना चाहते हो। धड़ाम 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 3 अंगूठे के साइज की सफ़ेद रोशनी बिना किसी चेतावनी के सामने आई। प्लॉट तो ठीक नहीं, हम मरना नहीं चाहते। गौरव सन रह गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पीछे के 2 लोग जमीन पर ढह गए। मर रहा हूँ, मर रहा हूँ। इस पल तीनों में महागुरु की वो दबंगई नहीं थी, बस एक प्यारे कुत्ते जैसी हालत थी। मास्टर शौर्य, कृपया रहम करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 357। जब गौरव सेनगुप्ता और बाकी तीनों की मौत करीब दिख रही थी, एक जोरदार आवाज तोप के गोले की तरह शौर्य के कानों में घुसी। मैं परम गुरु की तरफ से आया हूँ और मैं मिस्टर शौर्य के प्रति अपनी सच्चाई दिखाने। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इन तीनों को नहीं मारोगे। पाक में एक काया बहुत तेज रफ्तार से निर्वाण एस्टेट में घुसी। उसे स्वर्ग भूमि के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। दिमाग में बस एक ही बात थी, मास्टर शौर्य राठौर को रोकना। मध्यम आयु वाला शख्स खुद हैरान था। महागुरु जीशान सरीन को पलक झपकते ही मार दिया गया। मध्यम आयु वाला नवीन देशपांडे को कुछ करने का मौका भी नहीं मिला और वो बस जीशान को मरते हुए देखता रहा। ये सब बस एक पल में हुआ था। डरावना, बहुत डरावना। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो कभी यकीन न करता कि ये सच है। महागुरु शौर्य के एक आम हमले को भी नहीं रोक पाया। नवीन को पता था कि कुछ बड़ा हो गया। वो वापस जाकर क्या जवाब देगा? जवाब देना तो नामुमकिन था। जब उसने शौर्य को फिर से हमला करते देखा तो उसका दिल लगभग बाहर कूद पड़ा। जबरदस्ती रोकना, कैसा मजाक! क्या उसने नहीं देखा कि जीशान एक उंगली का वार भी नहीं रोक पाया और सीधा ढेर हो गया। नवीन को आखिरकार लीडर की बात समझ आई। ये शौर्य तो एक बड़ा राक्षस था, कम से कम महागुरु स्तर की चोटी पर। परम गुरु की बात, नवीन ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। गौरव और बाकी तीनों को बचाने के लिए नवीन को सिर्फ संघ प्रमुख का नाम इस्तेमाल करना पड़ा और सच्चाई दिखानी पड़ी। उम्मीद थी कि शौर्य मान जाएगा। साथ ही वो मन में गौरव और बाकियों को गालियां दे रहा था। तुम्हें पता था कि शौर्य से पंगा लेना आसान नहीं, फिर भी क्यों नहीं भागे? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि महागुरु की इज्जत हर जगह काम करती है? तुम्हें नहीं दिखता कि तुम कहाँ हो? ये सूर्यनगर है।
अगर ये नवीन के शिष्य होते तो वो उन्हें पकड़कर पीट देता। इस हालत में भी धमकी दे रहे हो, क्या तुम सब बेवकूफ़ हो? एक महागुरु को पल में मार देना, ये कितना डरावना तरीका है। अब तक नवीन को नहीं पता था कि ये मूव क्या थी। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसे घातक मूव के सामने कौन आज्ञाकारी नहीं बनेगा। शौर्य मुस्कुराया और तीनों पर हमला करने वाली सफ़ेद रोशनी धड़ाम से फट गई और टुकड़ों में बिखर गई। गौरव और बाकी दो लोग हवा के झोंके से उड़ गए, 10 मीटर से ज़्यादा दूर। वाह! जमीन पर गिरने के बाद तीनों ने खून की उल्टियां की। उनके चेहरे बिना खून के पीले पड़ गए। वो सिर्फ पीठ के बल लेटे थे, मरने की हालत से ज़रा भी अलग नहीं। जंगल में एक मध्यम आयु का शख्स सामने आया। मास्टर शौर्य, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी। मैं इन छोटे हरामियों की शिकायत लीडर से करूंगा। वो भविष्य में आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे, नवीन ने आदर से कहा। हालांकि नवीन खुद एक ताकतवर महागुरु था, लेकिन शौर्य के सामने वो अपनी महागुरु वाली हेकड़ी नहीं दिखाने की हिम्मत कर सका। गौरव और बाकी तीन अभी भी शौक में थे, क्योंकि वो लगभग मर ही गए थे। नवीन की बात सुनकर वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि ये शख्स उनके गुरु का सबसे भरोसेमंद खास था। शौर्य मुस्कुराया, परम गुरु का नाम लेकर मुझ पर दबाव मत डालो। इन तीनों ने मेरा अपमान किया है। अगर तुम मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दोगे तो तुम और ये तीनों यहाँ से नहीं जा पाओगे। नवीन बहुत गुस्सा हुआ। किसी ने कभी इतने दबंग शब्द नहीं बोले थे, लेकिन इस वक्त वो सचमुच कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हमारे परम गुरु ने कहा कि भारत में मास्टर शौर्य का होना भारत और मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी के लिए अच्छी बात है। नवीन बोला, इसलिए परम गुरु ने चेयरमैन की सहमति ली और फैसला किया कि मास्टर शौर्य को राजा की उपाधि दी जाए। अब से मास्टर शौर्य सूर्यनगर के राजा हैं। हालांकि गौरव और बाकी तीन उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी सुनने की ताकत अभी थी। इस बड़ी खबर को सुनकर वो फिर से खून उगलने लगे। इस हरामी को राजा की उपाधि मिल गई। कमबख्त, उसे राजा की उपाधि कैसे मिल सकती है? ये तो महागुरु के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। अब तक पूरे भारत में सिर्फ कुछ ही लोगों को राजा की उपाधि मिली है। उन्होंने अपने गुरु से सुना था कि राजा बनने के लिए सिर्फ महागुरु होना काफ़ी नहीं, बहुत गहरा प्रभाव होना चाहिए। लेकिन अब शौर्य को उनके गुरु ने राजा की उपाधि दे दी, वो भी सूर्यनगर का राजा। गौरव इस बात के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसकी बात सच हो गई। सूर्यनगर सचमुच शौर्य का इलाका बन गया। अब वो सचमुच सूर्यनगर का राजा था, जिसके पास जबरदस्त ताकत थी। सूर्यनगर में बड़े मामलों में शौर्य का आखिरी फैसला होगा। हाँ, राजा की उपाधि। शौर्य हंसा। हाँ, राजा की उपाधि, सूर्यनगर का राजा। नवीन ने कहा। शौर्य ने कभी नहीं सोचा था कि परम गुरु उसे राजा की उपाधि देगा, वो भी सूर्यनगर का राजा। ये सूर्यनगर का राजा तो ठीक है, तो मैं सूर्यनगर का राजा बन जाता हूँ। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मूड थोड़ा बेहतर है। और क्या है परम गुरु के पास? नवीन ने कहने की हिम्मत नहीं की कि और कुछ नहीं है। राजा की उपाधि की खबर सुनकर कोई भी मीठे सपने में डूब जाएगा, तो इतनी जल्दी होश में कैसे आएगा? लेकिन इस शौर्य ने राजा की उपाधि की बात को शुरू से अंत तक 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दिया। ये राजा की उपाधि है जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं पा सकते। नवीन को उस वक्त नहीं पता था कि शौर्य अमरनायक की दुनिया में सम्राट शौर्य था। उसे सूर्यनगर के राजा जैसे छोटे टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि अगर वो धरती का नंबर 1 शख्स बन सकता तो भी उसे इंटरेस्ट नहीं होता। बोरिंग। लीडर ने कहा कि अगर गौरव और बाकियों ने मास्टर शौर्य का अपमान किया तो तुम उन्हें तरह तरह से सजा दे सकते हो, ताकि उन्हें पता चले कि हमेशा कोई ना कोई उनसे बेहतर होता है। नवीन ने गंभीरता से कहा और अपनी रिएक्शन पर खुद को 100 थम्स अप दिए। अगर वो गौरव और बाकियों की जान बचा लेता तो नवीन को यकीन था कि लीडर उसे दोष नहीं देगा, भले ही वो वापस लौट जाए। अब गौरव और उसके साथ ही बस सजा भुगत सकते हैं, वरना उनमें से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। स्वर्ग भूमि, महागुरु, सब कुछ अब बेकार हो गया। जिंदगी के सामने कुछ भी ज्यादा अहम नहीं। गौरव और बाकी तुरंत चिंतित हो गए। गुरु ऐसा कैसे कह सकता है? इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर मास्टर नवीन उस नाजुक वक्त पर सामने न आता तो शायद वो सब अब जमीन पर पड़े होते। बस किसी तरह निर्वाण स्टेट से जिंदा निकल जाएं, सजा भुगतने में क्या दिक्कत। गौरव और बाकी शौर्य से पूरी तरह डर गए थे। ऐसा शख्स जो बिना सोचे एक महागुरु को मार सकता था। उनके पीछे महागुरु संघ और परम गुरु का गुरु था, लेकिन शौर्य के सामने ये सब बेकार था। ये एक जंगली शख्स था, बहुत जंगली और बहुत क्रूर। गौरव को अब यहाँ आने का पछतावा हो रहा था। लगभग मर ही गया। अब से वो मर जाएं तो भी सूर्यनगर नहीं आएंगे। ये सोचकर कि शौर्य उन्हें आसानी से मार सकता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सचमुच दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। जो शख्स 5 साल में महागुरु बन सकता है, वो साधारण कैसे हो सकता है? सचमुच, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। लीडर ने यही कहा था जब हम आए थे। नवीन खुश हुआ।
ये तरीका काम करना चाहिए। उन्होंने मास्टर शौर्य का अपमान किया तो उन्हें कीमत चुकानी होगी। शौर्य हंसा और बोला, एक भारतीय होने के नाते मैं परम गुरु को एक फेवर दूंगा। मैं इन तीनों का कुछ नहीं करूंगा। बस अपने सारे कपड़े उतारो, निर्वाण एस्टेट के बाहर जाओ और 3 बार चिल्लाओ, हम बड़े बेवकूफ़ हैं। ये हमारी सजा है। बहुत क्रूर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 358। निर्वाण एस्टेट के बाहर तमाशा देख रहे योद्धा सबकी खुजली हो रही थी कि अंदर दौड़कर पता करें कि आखिर हुआ क्या। क्या शौर्य राठौर ने आखिरकार हार मान ली? हालांकि 6 में से 5 गुरु अंदर गए हैं, वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया के टॉप गुरु हैं। भले ही शौर्य और ब्रिजेश हेगड़े मिलकर लड़ें, शायद वो कोई फायदा न उठा पाएं। सबसे अहम बात यह कि उनके पीछे का गुरु न सिर्फ लीडर है बल्कि परम गुरु भी है। इनमें से कोई भी पहचान ऐसी नहीं जिसे नज़रअंदाज किया जाए। जो लोग मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नहीं हैं, उन्हें महागुरु संघ के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ये कोई राज नहीं है। सिर्फ वो योद्धा जो एक खास स्टेटस तक पहुंचे हैं, उन्हें महागुरु संघ के बारे में पता होता है। वो एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ महागुरु ही एंट्री पा सकते हैं। देवराज चौहान बुरी तरह जख्मी था और उसने वहां से जाने की कोशिश नहीं की। हालांकि ब्रिजेश के एक हथेली के वार से उसे खून की उल्टी हुई थी, लेकिन वो आखिरकार एक महागुरु था। आसपास के योद्धा उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं कर पाए, तो वो अभी भी दबंगई दिखा सकता था। देवराज को आखिरी नतीजा जानना था। आखिर में शौर्य और उसकी टीम जीती या गौरव और उसकी टीम, ये उसके लिए बहुत अहम था और इसका उसके भविष्य की ट्रेनिंग पर बड़ा असर पड़ता। बाहर आया। निर्वाण एस्टेट में एक काया बाहर निकली। ये महागुरु है, उसे देखो, जैसे उसने भूत देख लिया हो। क्या हुआ? क्या सचमुच निर्वाण एस्टेट ऐसी जगह है जहां शेर और ड्रैगन छुपे हैं? जब वो गुरु बाहर आया, उसने किसी की तरफ देखा भी नहीं, बस दौड़ता रहा और पलक झपकते गायब हो गया। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। महागुरु, तुम में कैसी क्वालिटी है? क्या वहां कुछ डरावना था? जो भी उस गुरु की हालत देखता, उसे लगता कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। उसे सचमुच डर लग गया। बहुत अजीब है। देवराज उस गुरु को जानता था, लेकिन ज्यादा अच्छे से नहीं। जब वो अभी जंगली तरीके से भाग रहा था तो उसने उसके चेहरे का बदलाव देखा। उसका चेहरा पीला था और शरीर अभी भी कांप रहा था। आखिर यहाँ हुआ क्या? देवराज ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। उसके दिमाग में एक बुरा ख्याल आया और पल में उसका माथा ठंडे पसीने से भीग गया। शायद मेरा अंदर न जाना सही था। देवराज ने मन में सोचा, अगर कुछ गलत हुआ तो गौरव और बाकी सचमुच मुसीबत में होंगे। 20 मिनट बीत गए। निर्वाण एस्टेट के प्रवेश द्वार पर 3 कायाएं दिखीं। जब वो सामने आए तो सबकी आंखें फटी रह गईं। उनके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। कोई मुझे बता सकता है कि हुआ क्या? महागुरु ने कपड़े क्यों नहीं पहने? क्या मौसम बहुत गर्म है? गलत बात है। सिर्फ 3 महागुरु ही क्यों निकले? एक और बाकी है। कितना गंदा है। क्या महागुरु भीगे होने वाले हैं? तमाशा देख रहे योद्धा बहुत उत्साहित थे। ऐसा नज़ारा जिंदगी में कभी नहीं देखा जाएगा। ये तो सनसनीखेज खबर थी। फोटो लो, अभी फोटो लो। हा, महागुरुओं के पंच ही हमसे अलग नहीं हैं। ये तो रेयर और शानदार चीज़ है। वो योद्धा बहुत हिम्मतवर थे। उन्होंने फोटो लिए और तुरंत भाग गए, खासकर खास जगहों की तस्वीरें। एक के बाद एक, क्लिक क्लिक, एक बार में दर्जनों तस्वीरें। भागो, पल में गायब। वहां मौजूद योद्धाओं में से 2/3 भाग गए, सब फोटो और वीडियो लेने के लिए। कहना होगा कि वो लकी थे। भागने के बाद उन्होंने चीजें छुपा दीं। बाद में जब शौर्य पूरी दुनिया में मशहूर हुआ तो ये बात सामने आई। गौरव और बाकियों की वजह से ही सबको शौर्य के बारे में सचमुच पता चला। नतीजतन ये सारी तस्वीरें हॉट कमोडिटी बन गईं। हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं। 3 नंगे गुरु ने लगातार 3 बार चिल्लाया, जैसे उनके माँ बाप मर गए हों। पंछियों की आवाज़ सुनकर सब उड़ गए। सब सन रह गए। उन्हें रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला कि गौरव और बाकी 2 गुरु भाग गए और बिना निशान छोड़े गायब हो गए। अगर एक गुरु जाना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। निर्वाण एस्टेट बहुत डरावना है। अब निकलो, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तमाशा देखना भी खतरनाक है। यहाँ तक कि गुरुओं की ऐसी हालत हो गई, हम क्या हैं? निर्वाण एस्टेट के सारे योद्धा भाग गए। देवराज भी चला गया। उसने कसम खाई कि वो कभी सूर्यनगर नहीं आएगा। ये जगह बहुत डरावनी थी। उसे यकीन था कि गौरव और बाकियों ने जरूर कुछ भयानक देखा होगा। उन्हें साफ देखा कि वो कैसे निकाले गए। तीनों के चेहरे पीले थे, लेकिन किसी ने इस सीन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन देवराज ने साफ देखा, ठीक वैसा ही था जय, जो पहले भाग गया था। एक हैरान करने वाला नतीजा सामने आया। शायद जीशान सरीन को मार डाला गया, या उसे बहुत कम वक्त में मार डाला गया, वरना वो इतना डरता नहीं। देवराज इतना डर गया कि वो तुरंत उत्तर की ओर भाग गया, क्योंकि सूर्यनगर बहुत खतरनाक था।
बॉस, अब तुम सूर्यनगर के राजा हो, एक सच्चा दबंग शख्स। ब्रिजेश के चेहरे पर उस वक्त से मुस्कान थी जब उसने राजा की उपाधि की बात सुनी थी, और अब खाना खाते वक्त भी बहुत उत्साहित। सूर्यनगर का राजा, ये 3 शब्द साधारण नहीं हैं। सूर्यनगर में सूर्यनगर का राजा नंबर 1 शख्स माना जाता है। ऑफिशियल मामलों को एक फ़ोन कॉल से हल किया जा सकता है। सिर्फ योद्धाओं में गुरु ही ऐसी ताकत रख सकते हैं, और हर गुरु के पास ये नहीं होती। मेरा बॉस तो गजब है। परम गुरु ने किसी को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। क्या कॉन्सेप्ट है। पूरे भारत में बहुत कम महागुरु हैं जो परम गुरु को बोलने की क्वालिटी रखते हैं। सूर्यनगर का राजा, हाँ, मैंने कहा कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम्हें यकीन है। शौर्य बोला। यामिनी जोशी को भी ये खबर पता थी, और वो अभी भी एक उंगली से महागुरु को मारने की बात को हजम कर रही थी। तो मुझे सूर्यनगर का राजा बनाओ, मुझे पसंद है। यामिनी से ज़्यादा डायरेक्ट कोई नहीं। बिल्कुल, अब तुम सूर्यनगर के राजा की औरत हो, कौन तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत करेगा। शौर्य मुस्कुराया। यामिनी ने शौर्य को घूरा, बोरिंग। शौर्य ने जोड़ा, मर्द दुनिया जीतते हैं, औरतें मर्दों को ही। शराफत नहीं। दिन के बाद तो तुम राजधानी जा रहे हो। यामिनी ने पूछा। राजा की उपाधि की सेरेमनी राजधानी में होगी। अगर तुम सूर्यनगर का राजा बनना चाहते हो तो राजधानी जाना होगा। बिल्कुल, शौर्य को राजधानी जाना जरूरी नहीं। सूर्यनगर के राजा की पोजीशन कोई नहीं छीन सकता। दूसरी साइड भी मान गई है, और जल्द ही खबर जारी होगी। मुझे राजधानी में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो इंपीरियल कैपिटल है, तो एक बार देखने तो जाना ही होगा। शौर्य बोला। तुम कब फ्री हो, साथ चलते हैं। यामिनी की आंखें चमक उठी। हनी, तुम मेरे लिए इतना अच्छा करते हो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। शौर्य ने यामिनी को अपनी बाहों में लिया, तारों भरे आसमान को देखा, और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अश्विन सेनगुप्ता, तुम परम गुरु काफी इंटरेस्टिंग हो। राजधानी, मैं आ रहा हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 359। जब सब निर्वाण एस्टेट से डरे और सहमे हुए थे, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक हैरान करने वाली खबर फैली। योद्धाओं ने इसे सुनकर सन्न रह गए और थोड़ी देर तक इस खबर को स्वीकार नहीं कर पाए। राजा की उपाधि वाला महागुरु सामने आया। राजधानी के परम गुरु ने खुद एक जवान महागुरु को सूर्यनगर का राजा बनाया। इस जवान का नाम था शौर्य राठौर। बिना किसी चेतावनी के एक महागुरु को उपाधि दी गई और वो सूर्यनगर का राजा बन गया। अनगिनत लोग हैरान रह गए। भारत के सारे गुरु शौर्य राठौर के बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि भारत में लंबे वक्त से कोई राजा नहीं बना था, और अहम बात यह थी कि उपाधि की जगह सूर्यनगर थी। वो तो भारत का एक म्यूनिसिपल सिटी है। ऐसी पोजीशन पर एक राजा का उभरना हर किसी के लिए हैरान करने वाला था। पिछली बार किसी को राजा की उपाधि 10 साल से ज़्यादा पहले मिली थी, और उस उपाधि का महत्व शौर्य के सूर्यनगर के राजा जितना नहीं था। शौर्य का नाम भी पहली बार महागुरुओं के कानों तक पहुंचा, और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हंगामा मच गया। ये मास्टर शौर्य राठौर आखिर कहाँ से आया? क्या वो किसी महागुरु परिवार का शिष्य है? कई लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू किया, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं लग रहा था। हर वो शख्स जो राजा बना, उसने बड़ा योगदान दिया था। इस शौर्य का सामने आना बहुत रहस्यमयी था, और उसके नाम के अलावा कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अगर इसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन परम गुरु अश्विन सेनगुप्ता, उनकी हैसियत और पोजीशन, महागुरु संघ के हेड और भारत के नंबर 1 युद्ध देवता होने के नाते, उन्होंने कभी अपनी इज्जत को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं किया। इस बार ये सचमुच अनएक्सपेक्टेड था। सूर्यनगर, मार्शल आर्ट्स की दुनिया। क्या राजा की उपाधि वाला महागुरु सामने आया? शौर्य राठौर, सूर्यनगर का राजा? नहीं, उस लड़के को राजा की उपाधि मिली, वो भी सूर्यनगर का राजा। मेरे भगवान, ये तो बहुत अजीब है। ये सच नहीं हो सकता। परम गुरु लंबे वक्त से सामने नहीं आए। हा, ये तो मजेदार हो रहा है। जैसे ओबरॉय खानदान ने शौर्य का अपमान किया था, और अब वो सूर्यनगर का राजा बन गया। मुझे लगता है ओबरॉय खानदान के सब लोग अब कांप रहे होंगे। ही, ओबरॉय खानदान की किस्मत खराब है। उन्हें लगता था वो दुनिया के टॉप पर हैं, लेकिन अब आखिरकार दीवार से टकरा गए। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कुछ लोग हैरान थे तो कुछ तालियां बजा रहे थे। ऐसा बदलाव बहुत अनएक्सपेक्टेड था। शौर्य न सिर्फ महागुरु बना, बल्कि सूर्यनगर का राजा भी बन गया, एक सच्चा सूर्यनगर का राजा। यानी सूर्यनगर में शौर्य बिना किसी शक के राजा है। चाहे वो साफ सुथरा हो या गंदा, सब कुछ शौर्य के एक शब्द से तय होता है। ये तो सचमुच बड़ी ताकत है। सूर्यनगर के मूल 10 बड़े परिवारों को अब किनारे खड़ा होना पड़ेगा। अगर सूर्यनगर के राजा शौर्य को तुम पसंद नहीं आए, तो उस परिवार का वहां कोई वजूद नहीं रहेगा। सूर्यनगर के राजा को बोलने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी अफवाह फैलाओ और ढेर सारी ताकतें तुम्हें ठिकाने लगा देंगी। टॉप 10 परिवार। खबर सुनने के बाद सब सन्न रह गए। प्रेशर तुरंत बढ़ गया, जैसे उनके सिर पर एक तेज तलवार लटक रही हो, जो कभी भी गिर सकती है।
ये कैसे मुमकिन है? परम गुरु आखिर कर क्या रहे हैं? शौर्य को राजा की उपाधि कैसे मिल सकती है? टस्क टस्क, सूर्यनगर का राजा। सूर्यनगर में लंबे वक्त से कोई राजा नहीं बना। ओबरॉय खानदान मुसीबत में है। सूर्यनगर के राजा का अपमान करने का कोई अच्छा अंजाम नहीं होता। मुझे तुरंत सूर्यनगर के राजा शौर्य के करीबी लोगों का नंबर दो। मैं सूर्यनगर के राजा से मिलने जाना चाहता हूँ। सूर्यनगर के राजा शौर्य की सारी जानकारी तुरंत पता करो। परिवार के शिष्यों को कंट्रोल करो। जो भी शौर्य का अपमान करेगा वो यमुना बैंक जा सकता है। परिवार में ऐसा कोई शख्स नहीं है। परिवार एक एक करके एक क्षण में आ गए। सूर्यनगर का राजा, सबसे बड़ा शख्स, कम से कम सूर्यनगर में तो यही है। सूर्यनगर का ओबरॉय खानदान। आसमान में बादल छाए थे। विकास ओबरॉय का चेहरा थोड़ा पीला था। वो बुरी तरह जख्मी था और उसकी चोटें अभी ठीक नहीं हुई थीं। कम से कम 6 महीने तक उसकी यही हालत रहेगी। उसे राजा की उपाधि मिल गई। उसे राजा की उपाधि मिल गई, वो भी सूर्यनगर का राजा। विकास को लगा जैसे उसके सिर पर हथौड़ा मारा गया हो। उसका दिमाग खाली हो गया और वो इस खबर को सचमुच स्वीकार नहीं कर पाया। उसके सामने खड़ा राकेश ओबरॉय तो और भी बुरा हाल था। वो घबराहट में था और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। अगर कोई उसे सहारा न देता तो वो जमीन पर ढह गया होता। राकेश ने महागुरु को राजा बनने की बात सुनी थी और ये उसके लिए अनजान नहीं थी। लेकिन इस वक्त ओबरॉय खानदान का दुश्मन राजा बन गया, वो भी सूर्यनगर का राजा। ये राकेश के लिए बर्दाश्त से बाहर था। सूर्यनगर का राजा, ये वो चीज़ थी जिसे ओबरॉय खानदान रोक नहीं सकता था। पूर्वज, अब हम क्या करें? राकेश ने कांपते हुए पूछा। विकास ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में ठंडक चमकी। हमारे पास कोई चारा नहीं, बस लड़ना होगा। एक मरा हुआ सूर्यनगर का राजा किसे परवाह करेगा? भले ही परम गुरु को पता चले, वो कुछ नहीं कहेगा। आहा, हम शौर्य को मारना चाहते हैं। राकेश ने दांत पीसे। बिल्कुल। विकास खड़ा हुआ। अगर हमारा ओबरॉय खानदान नहीं गिरना चाहता तो हमें शौर्य को मारना होगा। अगर वो मर गया तो हमारा खानदान वही रहेगा। लेकिन अगर शौर्य नहीं मरा तो हम खत्म हो जाएंगे। शौर्य को मारो। राकेश ने भी अपनी जान दांव पर लगा दी। सूर्यनगर, निर्वाण एस्टेट। शौर्य को भी पता था कि सूर्यनगर के राजा बनने की खबर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में फैल गई थी। संजय व्यास ने तुरंत रिपोर्ट की और कहा कि सूर्यनगर की ताकतें अपने मास्टर से मिलने की तैयारी कर रही थीं। इसके अलावा एक और खबर थी सूर्यनगर के ओबरॉय खानदान के बारे में। विकास ओबरॉय खुद उससे मिलने गया था और उसे राजा नाश ऑपरेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। ये राजा शौर्य था। ये तो जान की बाजी थी। शौर्य को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक गुरु को मारना हो या दो, कोई अंतर नहीं था। मास्टर, सुनने में आया है कि वो विदेशी किराए के सैनिकों को बुलाकर तुम पर हथियारों से हमला करना चाहता है। क्या मैं अभी विकास ओबरॉय को मार दूं? जरूरत नहीं। अगर वो खेलना चाहता है तो खेलने दो। सबसे अच्छा होगा कि सूर्यनगर में जितने भी हमारे दुश्मन हैं सबको एक साथ बुला ले ताकि हम एक बार में सबको सॉल्व कर दें। ये थे शौर्य के शब्द। हनी, राजधानी विजय सेना हेडक्वार्टर्स से खबर आई है कि अब से विजय सेना की ब्रांच अलग हो जाएगी। हम सब तुम्हारे अंडर में होंगे। यामिनी ने आंखें झपकाईं। ऊपर वालों ने जल्दी एक्शन लिया। पहले खबर फैलाई, फिर विजय सेना की ब्रांच को मेरे कंट्रोल में डाल दिया। बहुत स्मार्ट हैं। फ्री में एक ठग ढूंढ लिया। शौर्य ने हंसते हुए कहा। यामिनी शौर्य के इस शांत और बेफिक्र रवैये की आदी हो चुकी थी। मैं कैप्टन बनना चाहती हूँ। नहीं, मैं डायरेक्टर बनने की लत पूरी करना चाहती हूँ। यामिनी ने शौर्य को उम्मीद भरी नजरों से देखा। शौर्य ने आंखें झपकाईं। तुम डायरेक्टर बनना चाहती हो? यामिनी ने अपने शरीर को हिलाया। क्या नहीं हो सकता? किसने कहा औरतें डायरेक्टर नहीं बन सकती? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब से विजय सेना तुम्हारे हवाले। तुम्हारा मर्द इतना टाइम नहीं निकाल सकता कि इसकी फिक्र करे। शौर्य ने बेफिक्री से कहा। यामिनी एक पल के लिए सन रह गई, फिर होश में आने के बाद उसने शौर्य को गले लगाया और उसे चूमने लगी। क्या तुम सूखी जमीन पर नहीं चलना चाहते? आज रात मैं मान गई। यामिनी ने शौर्य के कान में फुसफुसाया। जितनी बार चाहो आ सकते हो। संतुष्ट हो? शौर्य हंसा। संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 360। उसी रात शौर्य ने जैसा चाहा सूखी जमीन पर चला और अनमने ढंग से करने के बाद उसे सचमुच मजा आया। बिल्कुल। यामिनी जोशी अगले दिन बेड से उठ नहीं पाए। सूखी जमीन फट गई। शौर्य ने अपनी मासूमियत जताई। तुम्ही ने कहा था कि चलो। ये मत सोचो कि तुम्हें मजा आया, जैसे तुम मुझसे ज्यादा खुश हो। सचमुच थक गया। यहाँ मजा लेना ज्यादा अच्छा है। यामिनी ने शौर्य को सीधे बाहर खदेड़ दिया। ये बड़ा सनकी, मैं अब काला शक्ति स्तर की योद्धा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं संभाल पाए। क्या वो कोई और सहयोगी ढूंढ रहा है? यामिनी ने मन में सोचा। अब जब ये लड़का सूर्यनगर का राजा है, पता नहीं कितने लोग इसके साथ हुकअप करना चाहते होंगे। मुझे सोचना होगा कि कौन ज्यादा सही रहेगा।
शौर्य के साथ बिताए वक्त में यामिनी को ये फीलिंग बहुत पसंद थी, लेकिन ये सोचकर कि कोई और औरत उसे छीनने की कोशिश करेगी, वो बहुत नाखुश हो गई। हमें एक सहयोगी ढूंढना होगा। शौर्य को बिल्कुल नहीं पता था कि यामिनी क्या सोच रही थी। अगर उसे पता होता तो वो सचमुच हंस पड़ता और दुखी भी होता। औरतें सिर्फ ऐसी छोटी छोटी बातों की फिक्र करती हैं। मेरी राजा की उपाधि की खबर पूरे सूर्यनगर में फैल गई है। अब कम से कम भारत में इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे जो मुझसे पंगा लें। लेकिन उससे पहले मुझे ओबरॉय खानदान से छुटकारा पाना होगा। शौर्य ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। मुझे उम्मीद है तुम सबको एक साथ इकट्ठा कर लो ताकि मुझे एक्शन लेने और परेशानी उठाने की जरूरत ना पड़े। ओबरॉय खानदान, मुझे निराश मत करना। पूरे सूर्यनगर में सिर्फ ओबरॉय खानदान ही जवाबी हमला करेगा। हर कोई सूर्यनगर के राजा की छाया में जीना नहीं चाहता और बिना जान की बाजी लगाए ऐसा करना अवास्तविक होगा। साथ में खाना खाने चलें। शौर्य को जल्द ही एक कॉल आया। मीरा ठाकुर का था। थोड़े ही वक्त में दो अप्सरा जैसे गानों की रिलीज के साथ मीरा ठाकुर बहुत पॉपुलर हो गई थी और उसका फैन बेस आसानी से 100 करोड़ को पार कर गया। वीबो पर उसका फैन बेस 180 करोड़ तक पहुंच गया था। ये नंबर कई सेलेब्स को डरा देगा। फैंस की संख्या अभी भी बढ़ रही थी। तुम्हारे घर पर डिनर करें। शौर्य मुस्कुराया। ये जिद्दी लड़की ने खुद उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाया, जो सचमुच मीरा के पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाता था। शौर्य, बस आ जाओ, मैंने ढेर सारी सब्जियां खरीद ली हैं। मीरा की आवाज़ नर्म थी। मुझे एड्रेस भेजो, मैं शाम को डिनर के लिए आता हूँ। बिल्कुल। शौर्य डिनर के लिए जा रहा था। मीरा ठाकुर के हाई एंड फ्लैट में। ये सिद्धार्थ पिल्लई ने खरीद कर मीरा को गिफ्ट किया था। पहले तो मीरा को काफ़ी डर लगा था और उसे लगा कि वो इसकी हकदार नहीं। मीरा, ये तुम्हारा मौका है, याद रखो, इसे मिस मत करना। सिद्धार्थ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मीरा के पास आया था। सिद्धार्थ ने ही मीरा को ये कॉल करने को कहा था। जब हर कोई सूर्यनगर के राजा शौर्य की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था, सिद्धार्थ भी पीछे नहीं रहा। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी की सबसे सेलिब्रेट करने वाली बात थी ऑटो शो में जाना और शौर्य जैसे गजब के शख्स से मिलना। सूर्यनगर का राजा। सिद्धार्थ को ये सोचकर हंसी आती थी। उसने बिना जाने एक बड़े शख्स से मुलाकात कर ली थी, एक ऐसा इंसान जो हर जगह दबदबा रखता है। पिल्लई परिवार का डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के बावजूद, भले ही वो वारिस न हो, शौर्य को जानने के बाद सब कुछ अलग था। सिद्धार्थ ने राउंड अबाउट रास्ता अपनाने का प्लान बनाया। मीरा ठाकुर हमले का एक अच्छा टारगेट थी। सिद्धार्थ खुश था कि उसने मीरा के बारे में कोई गलत ख्याल नहीं बनाए। वो एक खजाना थी। अगर वो और सूर्यनगर का राजा एक बेड पर आ गए तो सब मीरा की सेवा करेंगे। इस बार सिद्धार्थ मीरा को सिखाने आया था कि सूर्यनगर के राजा शौर्य के बेड पर कैसे चढ़ना है। उसे पता था कि सूर्यनगर की टॉप ताकतों में से कोई भी अपनी औरतें गिफ्ट नहीं करना चाहता था। अगर हम सूर्यनगर के राजा का फेवर हासिल कर लें और ओबरॉय खानदान की जगह सूर्यनगर का पहला परिवार बन जाएं, तो बस एक शब्द की बात होगी, नया सम्राट मतलब नए मिनिस्टर। ये कोई मजाक नहीं, ये तुम्हारा मौका है। सिद्धार्थ बोला, वो शख्स तुम्हें भारत का टॉप स्टार बना सकता है। कोई तुम्हें कुछ करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। ये मौका तुम्हारे सामने है। मीरा का चेहरा लाल हो गया। अगर पहले की बात होती तो मीरा को डिनर की परवाह नहीं होती, लेकिन अब मामला अलग था। उसे बहुत कन्फ्यूजन था कि शौर्य उसे क्यों पसंद करते हैं। फिगर के मामले में मीरा ठीक ठाक थी, लेकिन उन उफनती लहरों की तुलना में वो बहुत पीछे थी। लेकिन मीरा की नज़र में शौर्य बहुत टचिंग इंसान था। अच्छे से सोच लो। सिद्धार्थ खड़ा हुआ, उसे तुम औरतों वाली कुछ बातें बता दो। सिद्धार्थ बाहर खड़ा था। उसने सिगरेट जलाई और बोला, मुझे कामयाब होना ही होगा। सिद्धार्थ मीरा के पीछे मजबूती से खड़ा था। अब उसका और मीरा का रिश्ता बहुत अच्छा था और उसकी गर्लफ्रेंड मीरा की बेस्ट फ्रेंड थी। अगर मीरा शौर्य की औरत बन सकती है तो सिद्धार्थ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। एक औरत के लिए सबसे डरावनी बात है एक मर्द को जीतना। अगर और कुछ सबसे डरावना है तो वो है औरत का बेडसाइड मैनर। ये सबसे डरावनी चीज़ है। कोई इसे रोक नहीं सकता। शाम को शौर्य को मीरा का एक और मैसेज मिला जिसमें पूछा गया था कि वो पहुंचा या नहीं, और एक एड्रेस अटैच था। एड्रेस देखने के बाद शौर्य को यकीन हो गया कि ये एक हाई एंड रेसिडेंशियल एरिया था और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। सिद्धार्थ को सचमुच इसकी परवाह है। शौर्य मुस्कुराया, भू संचालन विद्या का इस्तेमाल किया और निकल गया। ड्राइविंग छोड़ो, ये कम्युनिटी निर्वाण एस्टेट से ज़्यादा दूर नहीं थी, करीब 10 किलोमीटर। ड्राइविंग करना भू संचालन विद्या का मजा नहीं देता। उड़ने वाली तलवार बनाना भी जरूरी है। आखिरकार भू संचालन विद्या थोड़ी लो लेवल है और उड़ने वाली तलवार असली हाई एंड चीज़ है। ये एक हाई क्लास रेसिडेंशियल एरिया था जिसमें गजब की हरियाली थी। शौर्य धीरे धीरे और शांति से ग्रीन बेल्ट से बाहर निकला। ये कम्युनिटी बहुत बड़ी थी। सिक्योरिटी का काम भी अच्छा था। शौर्य ने कई ग्रुप्स में सिक्योरिटी गार्ड्स को पेट्रोलिंग करते देखा।
शौर्य ने आसानी से इनविजिबिलिटी तकनीक का इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी गार्ड से बचा, अपनी फ्लोर ढूंढी और लिफ्ट में चढ़ गया। जल्द ही लिफ्ट 36वीं मंजिल पर पहुंची। शौर्य ने मीरा का घर ढूंढ लिया, जो शायद एक फ्लो का होगा। आ गया, आ गया। शौर्य ने अपने कान हिलाए और अंदर कदमों की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खुला और एक काया बाहर कूदी। शौर्य, जल्दी अंदर आओ। मीरा ने शौर्य को अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। शौर्य के लिए मीरा का आज का गेटअप सचमुच हैरान करने वाला था। क्या वो उसे यूनिफॉर्म में सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी? मीरा का ड्रेस बाकियों से अलग था। वो एक मेड आउटफिट पहने थी, जिसमें उसकी टांगों पर काले स्टॉकिंग्स थे। मेड आउटफिट शायद एक साइज छोटा था और उसमें सामने की पहाड़ियाँ और ढलान हल्के हल्के दिख रही थीं। यह आउटफिट सचमुच बहुत स्टाइलिश था। शौर्य को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसे आखिरकार समझ आया कि मीरा ने उसे अपने घर क्यों बुलाया था। तुम्हारा घर अच्छा है। शौर्य ने नज़रें फेरीं। ठीक है शौर्य, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मीरा पलटी और चाय डालने गई, फिर से अपनी ग्रेसफुल कर्व्स दिखाते हुए। कितना अजीब है। अध्याय 361। मीरा ठाकुर एक मेड की ड्रेस में थी, जिसमें उसकी पीठ खुली थी। हर बार जब वो पलटती या झुकती, उसकी उभरी हुई कूल्हे शौर्य राठौर को बार बार उकसाते। ये तो मुझे गुनाह करने का न्योता दे रही है। खाऊं या ना खाऊं? शौर्य ने फैसला किया कि इस स्वादिष्ट डिश को वो चखेगा ही। जैसे ही मीरा पलटी, शौर्य ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। मीरा इतना डर गई कि उसका शरीर कांपने लगा। शौर्य, तुम क्या कर रहे हो? उसकी कांपती आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी, जिसने शौर्य को और उत्तेजित कर दिया। हाल ही में वो यामिनी जोशी के साथ वक्त बिता रहा था। यामिनी की दबंग स्टाइल के बाद मीरा का ये मासूम भेड़ जैसा अंदाज एकदम अलग फील दे रहा था। बिल्कुल खाने वाला हूँ तुम्हें। तुमने मुझे डिनर का न्योता दिया था ना, तो तुम ही मेरा डिनर हो। शौर्य ने मीरा को प्रिंसेस स्टाइल में गोद में उठाया। मीरा इतना घबरा गई कि उसने फटाक से शौर्य की गर्दन पकड़ ली। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? मीरा कुछ बोल पाती, उससे पहले ही शौर्य ने उसे सीधे किस कर लिया, जिससे सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई दीं। मीरा को बस इतना महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं और पूरा शरीर जैसे आग में जल रहा हो। किस करते करते शौर्य ने उसे सोफे पर पटक दिया और उस पर झपट पड़ा। शौर्य, मैं बेडरूम में जाना चाहती हूँ। कैसा बेडरूम? यही जगह तो मज़ेदार है। शौर्य की शरारती हंसी लिविंग रूम में गूंजी और फिर वहां तालियों की तरह रिदमिक आवाज़ें आने लगीं। शौर्य को लगा जैसे उसकी सारी थकान छूमंतर हो गई, लेकिन मीरा तो पूरी तरह थक कर चूर हो चुकी थी। डिनर तो शौर्य ने ही बनाया और उसमें थोड़ा परी का जादू मिलाकर स्वाद को और लाजवाब कर दिया। हालांकि मीरा में अब ज़्यादा ताकत नहीं बची थी, फिर भी उसने बड़े चाव से खाना खाया और शौर्य की इस वेलफेयर सर्विस का पूरा मज़ा लिया। खाते वक्त भी वो शौर्य को छेड़ने से बाज नहीं आई। उसी रात शौर्य मीरा के घर रुक गया, साथ ही एक बड़ी स्टार की सर्विस का भी मज़ा लिया। भले ही मीरा की स्किल्स में अभी सुधार की गुंजाइश थी, लेकिन उसकी स्टार वाली पोजीशन की वजह से फीलिंग्स कुछ अलग ही थीं। शौर्य, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? सुबह की धूप कमरे में चमकी। मीरा ने अजीब से अंदाज में गुड मॉर्निंग कहा और कंबल के नीचे से रेंगती हुई बाहर निकली। उसका चेहरा मासूम और थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। शौर्य ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम किसी दिन अपनी स्किल्स में मास्टर हो गई, तो मैं यकीनन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बल्कि मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ ढेर सारे बच्चे पैदा करो, बहुत सारे। क्या ख्याल है? मीरा शौर्य के इन बेबाक शब्दों पर शर्मा गई और सीधे कंबल के अंदर घुसकर उसकी मॉर्निंग निबल शुरू कर दी। शौर्य ने भी इस न्यूकमर की मॉर्निंग बाइट का पूरा लुत्फ उठाया। वो फीलिंग बयान नहीं की जा सकती। शौर्य ने मीरा के घर से निकलते वक्त उसे एक शुद्धि यंत्र दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना। अपनी स्किल्स को अच्छे से सीखना मत भूलना। अगर अगली बार तुम्हारी स्किल्स अच्छी नहीं हुई, तो मैं तुम्हें सचमुच छोड़ दूंगा। शौर्य के जाने के बाद मीरा ने उस शुद्धि यंत्र को निकाला और अपने दिल के पास रख लिया। शौर्य, मैं ज़रूर मेहनत से सीखूंगी। उस पल मीरा के मन में एक अजीब सी दृढ़ता थी। भले ही सिद्धार्थ पिल्लई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मीरा को पता था कि उसे क्या करना है। शौर्य ने भू संचालन विद्या का इस्तेमाल कर निर्वाण एस्टेट वापस लौट गया। उसने फ़ोन निकाला, सिद्धार्थ पिल्लई का नंबर ढूंढा और सीधे कॉल कर दिया। दूसरी तरफ भले ही सुबह हो चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। उसे नहीं पता था कि शौर्य मीरा के पास गया था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि शौर्य को कुछ पता चला है या नहीं। अगर पता चल गया तो सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। वो सूर्यनगर का राजा था। अगर उसे पता चल गया कि सिद्धार्थ ने मीरा को उकसाया था, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भले ही सिद्धार्थ का विक्रम चौहान के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन शौर्य के साथ वो बस एक आम दोस्त था। खासकर अब, जब ये आम दोस्त पूरी तरह बदल चुका था।
ना सिर्फ वो एक महागुरु बन गया था, बल्कि सूर्यनगर का राजा भी था, जिसके पास अपार शक्ति थी। सिद्धार्थ को खुद में सूर्यनगर के राजा से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं थी। शुक्र था कि मीरा शुरू से ही शौर्य की नज़रों में थी। 2 गानों के बाद वो इतनी पॉपुलर हो गई कि पूरे भारत में उसका नाम गूंजने लगा। सिद्धार्थ इस रिश्ते का फ़ायदा उठाना चाहता था। मीरा के उस गाने के बाद सिद्धार्थ को लगा कि शौर्य को मीरा से प्यार हो गया है। एक अमीरजादे के तौर पर उसे ऐसी औरतें पसंद थीं जिनका समाज में कुछ रुतबा हो। सिद्धार्थ को खुद भी ऐसी औरतें पसंद थीं, तो दूसरों की बात तो छोड़ ही दो। सिद्धार्थ उस रात ठीक से सो नहीं पाया और खुद को बेडरूम में बंद कर लिया। उसने इतनी सिगरेट पी कि पूरा कमरा धुएं से भर गया। बाहर से देखने वाले को लगता कि कोई हादसा हो गया है। जब फ़ोन की घंटी बजी, सिद्धार्थ ने कॉलर आईडी देखी। शौर्य ने सचमुच कॉल कर दिया। उसे ज़रूर पता चल गया कि मैंने ये सब करवाया और अब वो मुझसे सवाल करने आया है। उस पल सिद्धार्थ कांप रहा था, घबराहट में डूबा हुआ, बिल्कुल बेबस। पूरा पिल्लई परिवार सूर्यनगर के राजा के गुस्से को नहीं झेल सकता था। सिद्धार्थ ने दांत पीसे। वैसे भी नतीजा एक ही था, भागने से क्या फ़ायदा। ये सब उसकी अपनी गलती थी। बस उसकी एक ही चिंता थी कि शौर्य अपना गुस्सा उसके परिवार पर ना उतारे। सिद्धार्थ, तुम में तो सचमुच हिम्मत है। जैसे ही उसने जवाब देने का बटन दबाया, सिद्धार्थ को एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो बिना गुस्से के भी डरावनी थी। उसका पूरा शरीर जैसे बर्फ के तहखाने में चला गया। शौर्य जी, मैं। सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। फ़ोन के जरिए भी वो उस ठंडी सिहरन को महसूस कर सकता था जिसने उसकी सांसें रोक दी थीं। अच्छा हुआ कि तुमने उसे कुछ कहने नहीं दिया। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। शौर्य ने शांति से कहा, तुम समझदार इंसान हो, तुम्हें पता है कि क्या करना है। सिद्धार्थ को लगा था कि शौर्य का गुस्सा बिजली की तरह उस पर गिरेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि बात इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। बादल छंट गए और धूप निकल आए। शौर्य जी, मुझे पता है कि क्या करना है। मैं मीरा जी की पूरी हिफाजत करूंगा। जो कोई भी मीरा जी को कुछ कहेगा, उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। कॉल कट हो गई। सिद्धार्थ ने बीप करती फ़ोन को देखा और अनजाने में अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा। सिर्फ 20-30 सेकंड में उसकी पूरी पीठ और माथा पसीने से तर हो गया था। उसके कपड़े ऐसे भीग गए जैसे वो अभी पानी से निकला हो। डरावना, सचमुच बहुत डरावना। मैं कामयाब हो गया, हा हा हा। सिद्धार्थ ने उत्साह से चिल्लाया। अब से उसे बस मीरा की खुशामद करनी थी। पहले तो वो सजा का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिख गया हो। शौर्य को बिल्कुल पता था कि ये सब सिद्धार्थ ने करवाया था। उसके अलावा कोई और मीरा को ऐसे कपड़े नहीं पहनने को कह सकता था। मीरा का दिल साफ था, वो ऐसी इंसान नहीं थी। तो सिर्फ एक ही जवाब था, किसी ने उसे उकसाया होगा। सिद्धार्थ सबसे बड़ा शक था। शौर्य को सिद्धार्थ का नेचर पसंद था। अगर कोई और होता तो शौर्य उसे खत्म करने में ज़रा भी देर ना करता। वो सिद्धार्थ के इरादे अच्छे से समझता था। इसी अच्छे इंप्रेशन की वजह से उसने कॉल करके हल्की सी चेतावनी दी, ताकि सिद्धार्थ को समझ आ जाए कि ऐसी चालाकियां दोबारा नहीं करनी हैं। शौर्य को यकीन था कि इस कॉल के बाद सिद्धार्थ मीरा को अपने खानदान की तरह पूजेगा। जो कोई भी मीरा को परेशान करने की कोशिश करेगा, वो सिद्धार्थ और पूरे पिल्लई परिवार को नाराज़ करेगा। ये एक अच्छा सौदा था। अगर सिद्धार्थ सचमुच कुछ करना चाहता था तो शौर्य उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये उसके लिए छोटी सी बात थी। अध्याय 362। सूर्यनगर के राजा की किंवदंती सूर्यनगर के ऊपरी तबके में फैलने लगी। अब तक बहुत कम लोग शौर्य राठौर को देख पाए थे। ये खबर सिर्फ ऊपरी क्लास में ही फैल रही थी और नीचे के लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। ऐसी खबरें हमेशा अमीरों के बीच ही घूमती हैं। निर्वाण एस्टेट। 10 बड़े खानदानों के कई लोग शौर्य को देख चुके थे, लेकिन कोई भी निर्वाण एस्टेट आने की हिम्मत नहीं कर पाया। किसी में सूर्यनगर के राजा को नाराज़ करने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो नाखुश हो गए तो सूर्यनगर के राजा का गुस्सा कौन झेल सकता था। भले ही सब लोग मिलने की इच्छा रखते थे, लेकिन अक्लमंदी ने उन्हें रोक रखा था। जब तक सूर्यनगर का राजा खुद ना बुलाए, कोई नहीं जा सकता था। हालांकि कुछ टॉप ताकतों के लिए शौर्य से मिलने की मनाही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो शौर्य के आसपास की औरतों से संपर्क नहीं कर सकते। यामिनी जोशी, प्रिया राव, भाविका शर्मा और बाकियों को फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए। खासकर शौर्य की असली गर्लफ्रेंड भाविका शर्मा को एक के बाद एक कॉल्स आए और लोग बेहद उत्साह से बात कर रहे थे। शुरू में भाविका सचमुच डर गई थी। जब लोग अपना परिचय देते और बताते कि उन्होंने कितने कॉस्मेटिक्स खरीदे, तो कोई भी हैरान हो जाता। शौर्य और भाविका ने इस बारे में बात की, तब जाकर उसका दिल हल्का हुआ। आज निर्वाण एस्टेट में कुछ मेहमान आए। ये मेहमान सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र से थे। उनके साथ एक कॉन्टैक्ट पसंद भी था। ये कॉन्टैक्ट पसंद सिर्फ शौर्य के लिए था। अगर कोई काम करवाना हो तो उसे बता दो, वो फटाफट कर देगा। तुम चाहते हो कि मैं सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र में इंस्ट्रक्टर बनूं?
शौर्य ने हंसते हुए सामने खड़े लोगों को देखा। ऐसा उसे पहली बार सुनने को मिला था। शौर्य जी, आप अब सूर्यनगर के नंबर 1 इंसान हैं, हमारे असली राजा। इसका मतलब आप हमारे बॉस हैं। हमारे सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र का प्रदर्शन पिछले कई सालों से सैन्य क्षेत्र की प्रतियोगिताओं में अच्छा नहीं रहा। लेकिन हमें यकीन है कि आपके मार्गदर्शन से हम सूर्यनगर और सूर्यनगर के राजा के लिए सम्मान जरूर वापस लाएंगे। सैन्य क्षेत्र के कमांडर ने गंभीरता से कहा। शौर्य को सैन्य क्षेत्र के नेताओं की हिम्मत की दाद देनी पड़ी। तुम लोग सचमुच हिम्मत वाले हो। तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा? तुम्हें क्या पता, मैं एक महागुरु हूं, और जब महागुरु गुस्सा होता है तो खून की नदियां बहती हैं। कमांडर और पॉलिटिकल कमिश्नर ने सिर झुका लिया। वो कह रहे थे कि उन्हें डर नहीं, लेकिन ये झूठ था। लेकिन सैन्य क्षेत्र फिर भी इस मौके को आजमाना चाहता था। जब शौर्य ने देखा कि कई नेता डर गए तो उसे मजा नहीं आया। देखो, तुम लोग कितना डर गए। सूर्यनगर के राजा के तौर पर मैं तुम्हें कुछ गाइडेंस दे सकता हूं। ठीक है, 5 दिन में काम हो जाएगा। अपनी सबसे बेहतरीन फौज को लाओ, बाकियों को छोड़ दो। शौर्य जी, आप निश्चिंत रहें, हम सबसे टॉप वालों को ही चुनेंगे। शुक्रिया अदा करने के बाद तीनों नेता तुरंत वापस जाकर तैयारी करने लगे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना ही पूछने की हिम्मत थी। बस इतना कि मास्टर शौर्य जाएंगे तो ये सेना के लिए बहुत बड़ी बात होगी। शौर्य जी, आज से मैं आपका कांटेक्ट पर्सन हूँ, जीशान खान ने शौर्य से कहा। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो चाहें हम उसे पूरा करेंगे। उनसे जाकर कहो कि मुझे ढेर सारा स्टील चाहिए, कम से कम 100 करोड़ टन। शौर्य ने कहा, ये तो बस शुरुआत है, लेकिन मैं एक बैच में 100 बोतल खास अमृता नेक्टर दे सकता हूँ। जीशान खान ने शौर्य के सामने एक शब्द नहीं बोला। शौर्य जी, मैं अभी रिपोर्ट करता हूँ और जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा। राजधानी हवेली। अश्विन, गौरव सेनगुप्ता के 4 सीनियर भाई उनके सामने खड़े थे। उनके सामने एक लाश पड़ी थी। ये थी जीशान सरीन की। उसके माथे के बीच में एक खूनी छेद साफ दिख रहा था। जीशान सरीन की मौत के बाद वो तुरंत सूर्यनगर छोड़कर चले गए। गौरव सेनगुप्ता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस महागुरु से लड़े जो 1 सेकंड में मार सकता था। अगर वो अब नहीं भागते तो क्या पता सूर्यनगर में ही रह जाते। क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके गुरु ने शौर्य को राजा का ताज पहनाया था, सूर्यनगर का राजा। हर राजा का खिताब बहुत बड़ी बात होती है, खासकर जब गुरु ने इतनी जल्दी फैसला लिया तो ये दिखाता था कि शौर्य कितना रहस्यमयी है। एक मिडिल एज्ड आदमी गंभीर चेहरा लिए जीशान सरीन की लाश को देख रहा था। वो पिछले 20 मिनट से इसे ऑब्जर्व कर रहा था। तुम लोग, अश्विन सेनगुप्ता खड़ा हुआ और सिर हिलाया। वो अपने इन शिष्यों से सचमुच निराश था। गौरव, तुम सबसे बड़े भाई हो। मैंने तुमसे कहा था कि बात करो, लड़ो नहीं। 5 बनाम 1, क्या ये सम्मान की बात है? गौरव ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। अश्विन अपने 4 शिष्यों से काफी खुश था, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। 5 साल में महागुरु बन जाना, ये शौर्य के लिए कितना आसान रहा होगा। बिना टैलेंट और पोटेंशियल के भले ही जादुई दवाएं हो, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनके 5 शिष्य इस बार नाकाम रहे। अगर अश्विन ने हालात देखकर किसी को वहां ना भेजा होता तो उसे शक था कि 4 में से 1 या 2 मर गए होते। गुरु, मुझे लगता है कि आपको खुद एक्शन लेना चाहिए और शौर्य को पकड़कर अपने भाई का बदला लेना चाहिए। ओंकार सेनगुप्ता ने दांत पीसे। ये सब उसी की वजह से हुआ था। भले ही ओंकार को शौर्य से डर लगता था, लेकिन अगर मौका मिले तो वो शौर्य को मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। अश्विन ने ओंकार की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है मैंने किसी को वहां क्यों भेजा? गौरव और बाकियों को उस वक्त इसके बारे में कुछ नहीं पता था और सब हैरान थे। क्योंकि मैं, तुम्हारा गुरु, भी शायद उसे कंट्रोल ना कर पाऊं। अब समझे, अश्विन ने हल्के से कहा। लेकिन ये खबर उनके लिए एक थप्पड़ की तरह थी। शौर्य को पकड़ नहीं सकते, ये उनके लिए सबसे मुश्किल खबर थी। गुरु, क्या आपने कोई गलती की? आप एक परम गुरु हैं, भारत का नंबर 1 युद्ध देवता, आप शौर्य को कैसे नहीं पकड़ सकते? गौरव ने आंखें फाड़ते हुए कहा। उसका मन शक और कंफ्यूजन से भरा था। शौर्य कौन है? भले ही वो ताकतवर हो, वो ज्यादा से ज्यादा महागुरु स्तर का होगा। अगर गुरु आप एक्शन लें तो शौर्य को आसानी से दबा सकते हैं। हेमंत ओबरॉय ने कहा। वो सचमुच अपने गुरु से जवाब सुनना चाहते थे। अश्विन ने उनके सवालों का जवाब दिया। शौर्य बहुत ताकतवर है, ये मेरी छठी इंद्रिय कह रही है, इसलिए मैंने किसी को वहां भेजा और उसे अपने साथ ले गया। लेकिन फिर भी वो एक कदम पीछे रह गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शौर्य ना सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स महागुरु है, बल्कि एक सुपर पावर वाला इंसान भी है। तुम जरूर पूछोगे कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन सच यही है, उसने एक खास सुपर पावर में महारत हासिल की है। जीशान सरीन इसी पावर के सामने पूरी तरह बेबस हो गया। अगर शौर्य ये सुनता तो शायद हंस पड़ता। सुपर पावर? मैं कोई सुपर पावर वाला इंसान नहीं हूं। जो ताकत मैं इस्तेमाल करता हूं वो सच्ची ऊर्जा की ताकत है।
एक झुंड अनपढ़ देहातियों का। वो एक अनोखा इंसान है जो मार्शल आर्ट्स और सुपर पावर दोनों में माहिर है। अश्विन ने कहा, हालांकि हर कोई मेरे शिष्य को नहीं मार सकता। ये तो बस शुरुआत है, तुम लोग इंतजार करो और देखो। गौरव को अचानक कुछ याद आया, गुरु, क्या आप उन लोगों की बात कर रहे हैं? अश्विन ने हल्का सा सिर हिलाया, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, या शायद उससे भी कम, बस इंतजार करो और देखो। अध्याय 363। शौर्य ने जैसे ही एक बड़ा फायदा ऑफर किया, जीशान खान ने फटाफट जवाब दिया, और सिर्फ एक दिन में। ऊपर वालों ने हामी भर दी और कहा कि अगर 100 करोड़ टन स्टील के अंदर की बात है तो वो तुरंत पूरा कर सकते हैं। सामान्य अमृता नेक्टर इतना शानदार है तो ये खास अमृता नेक्टर तो कमाल का होगा। शौर्य भी सीधा इंसान था। उसने 100 बोतल खास अमृता नेक्टर निकाला, जीशान खान को सौंपा, एक पता दिया और कहा कि सारा स्टील उपनगर में जमा कर दो। सूर्यनगर में स्टील रखने की इतनी जगह नहीं थी। शौर्य एक उड़ान तलवार बनाने की तैयारी कर रहा था। स्टील तो बस एक हिस्सा था, इसे धीरे धीरे रिफाइन करना था, जिसमें काफ़ी वक्त लगता। मटेरियल्स की कमी की वजह से शौर्य ने फिलहाल स्टील से काम चलाने का सोचा। भले ही क्वालिटी औसत हो, लेकिन भारत में ये काफ़ी थी। परमगुरु अश्विन ने उसे राजा बना दिया था, तो शौर्य को भी परमगुरु को खुश करना था। क्यों ना थोड़ा रहस्यमयी बन जाए। जब तक वो रहस्यमयी बना रहेगा, कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। यामिनी जोशी डायरेक्टर बन गई। गलत, उसे डायरेक्टर का एजेंट कहना चाहिए। शौर्य को विजय सेना में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। चूंकि यामिनी को ये पसंद था, तो उसने उसे एजेंट बनाकर टीम मैनेज करने की जिम्मेदारी दे दी। यामिनी को आसानी से कमान संभालने के लिए शौर्य ने उसे एक बैच हाई क्वालिटी अमृता नेक्टर दिया, ताकि वो लोगों का दिल जीत सके। उसे यकीन था कि विजय सेना को कंट्रोल करना आसान होगा। दरअसल, जब यामिनी शौर्य के एजेंट के तौर पर विजय सेना में गई, तो सब लोग सहमत थे। सब जानते थे कि यामिनी मास्टर शौर्य राठौर की औरत है। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं था कि एक महागुरु को नाराज़ करे, वो भी इतना ताकतवर महागुरु। क्या उन्हें नहीं दिखा कि महागुरु संघ के कई गुरु पीछे हट गए थे? रही बात उन योद्धाओं की जो शौर्य को नीचा दिखाना चाहते थे, वो सब कब के भाग चुके थे। सूर्यनगर में शांति छा गई, लेकिन नीचे नीचे एक तूफान उठ रहा था। शौर्य व्यस्त हो गया। वो उड़ान तलवार रिफाइन करने में व्यस्त नहीं था, बल्कि औरतों से मिलने में। यामिनी महागुरु बनना चाहती थी, तो वो लगभग हर दिन निर्वाण एस्टेट आती। हर बार वो इतनी क्रेजी होती कि सुबह वो पूरी एनर्जी के साथ बेस पर जाती। यामिनी को संभालने के बाद शौर्य मीरा ठाकुर के अपार्टमेंट जाता और उस बड़ी स्टार को केले खाने की स्किल्स सिखाता, साथ ही कई नई पोजीशंस अनलॉक करता। आखिर में उसे भाविका शर्मा को भी संतुष्ट करना होता। एक रात में 3 औरतें। शुक्र था कि शौर्य एक कल्टीवेटर था और आसानी से आ जा सकता था, वरना वो सचमुच इसे हैंडल नहीं कर पाता। हनी, हमारी कॉस्मेटिक्स का प्रमोशन हाल ही में पूरे देश में हो रहा है। एक सेक्रेटरी के तौर पर मुझे यासी की सीईओ के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। मैं तुमसे लंबे वक्त तक नहीं मिल पाऊंगी। भाविका ने शौर्य को गले लगाया, उसका पूरा शरीर शौर्य से चिपक गया। तुम मेरा बड़ा बड नहीं देख पाओगी, शौर्य ने मजाक में कहा। भाविका को अब शौर्य की इस फ्रिवॉलिटी की आदत हो गई थी, क्योंकि ये उसे लगता था कि यही शौर्य का असली रूप है। खासकर हाल ही में आए बड़े बड़े लोगों के फ़ोन कॉल्स ने उसे डरा दिया था। उसे डर था कि कहीं शौर्य उसे एक दिन छोड़ ना दे। तुम कितने बदमाश और वल्गर हो, भाविका ने शौर्य को चिकोटी काटी। हाँ, औरतों को तो बदमाश मर्द ही पसंद आते हैं, शौर्य हंसा। औरतों के बीच डीलिंग। शौर्य को मज़ा आ रहा था, लेकिन इधर उधर भागना बहुत थकाऊ था। अगर सब एक साथ सो सकें तो और मज़ा आए, लेकिन जल्द ही शौर्य के पास इसके लिए वक्त नहीं बचा। जब स्टील आया तो उसे उपनगर में एक बंजर ज़मीन पर जमा किया गया। ये पहले एक टेम्पररी कंस्ट्रक्शन साइट थी, जो बाद में छोड़ दी गई थी। अब इसे टेम्पररी तौर पर स्टील स्टोर करने के लिए लिया गया था। कुल 300 करोड़ टन स्टील। जब इसे एक साथ जमा किया गया तो नज़ारा काफ़ी हैरान करने वाला था। शौर्य जी, ये है 300 करोड़ टन स्टील। अगर ये काफ़ी नहीं तो बस मुझे बता दीजिए। कॉन्टैक्ट ऑफिसर जीशान खान ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। उसे बहुत उत्सुकता थी कि शौर्य इस स्टील का क्या करने वाला है। महागुरु संघ के लोग भी अंदाज़ा लगा रहे थे। 300 करोड़ टन स्टील, क्या वो कोई गगनचुंबी इमारत बनाने वाला है? काम की स्पीड काफ़ी तेज़ है, मैं बहुत खुश हूँ। शौर्य ने चारों तरफ घूमकर देखा और बहुत संतुष्ट था। चलो वापस चलते हैं। वापस? जीशान खान समझ नहीं पाया। शौर्य सुपरकार में बैठा और चला गया। इतने बड़े स्टील के ढेर की परवाह किए बिना जीशान खान अभी भी शौर्य के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहा था। अब ये क्या हो रहा था? रात हो गई। उपनगर में परित्यक्त कंस्ट्रक्शन साइट। जमा हुआ स्टील, एक काला सा ढेर, रात में बहुत दबाव डालने वाला लग रहा था। उसी वक्त, अभी तक कुछ नहीं मिला। शौर्य दिखा नहीं, हम अभी भी नज़र रखे हुए हैं। छिपकर कुछ सुपर पावर वाले लोग निगरानी कर रहे थे।
देश के टॉप लीडर्स सूर्यनगर के नए राजा को लेकर बहुत सतर्क थे, खासकर क्योंकि वो उस पौराणिक अमृत सरोवर को कंट्रोल करने वाला लग रहा था। उसे इग्नोर करना मुश्किल था। इस बार उसने 100 बोतल खास अमृता नेक्टर दिया और इसका असर उम्मीद से कहीं ज्यादा था। ऊपर वाले भी उत्सुक थे कि शौर्य क्या करने वाला है। 300 करोड़ टन स्टील को पचाना आसान नहीं था। वो सुपर पावर वालों को तैनात करने के बारे में भी उत्सुक थे। कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे, जमीन के अंदर, शौर्य ने आकाश लेखन यंत्र का इस्तेमाल किया। एक और सुपर पावर मज़ेदार। जब से शौर्य ने 100 बोतल खास अमृता नेक्टर देकर स्टील मांगा, उसे पता था कि वो उसकी निगरानी करेंगे। ये बहुत रहस्यमय था। 300 करोड़ टन स्टील वास्तव में कुछ भी नहीं थे। अगर खास अमृता नेक्टर के बदले स्टील मांगा जाए तो शायद पूरा भारत पागल हो जाए। लेकिन अब स्टील के बदले इसे देना बहुत सस्ता लग रहा था। एक तरफ तो देश बहुत खुश था, लेकिन दूसरी तरफ वो जानना चाहता था कि शौर्य क्या करने वाला है। क्या वो सिर्फ देश के प्रति अपनी वफादारी दिखाना चाहता था? अगर ऐसा था तो ये देश के लिए अच्छी खबर थी और सब कुछ बातचीत से सुलझ सकता था। 300 करोड़ टन स्टील जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा प्रभावशाली है। लगता है मैं इससे एक उड़ान तलवार बना सकता हूँ। शौर्य को अब स्टील से एक रिफाइनिंग मटेरियल निकालना था। ये एक वक्त लेने वाला काम था। अभी की ताकत के साथ इसे निकालने में करीब 1 महीना लगेगा, जो शौर्य के लिए अभी स्वीकार्य था। पलक झपकते ही सैन्य क्षेत्र जाने का वक्त आ गया। सुबह सुबह निर्वाण एस्टेट के बाहर एक काली एसयूवी विला के गेट पर रुकी। इंस्ट्रक्टर शौर्य, गुड मॉर्निंग, हम आपको लेने आए हैं। एक सैनिक लुक वाला नौजवान आगे आया, शौर्य को सलाम किया और सीधा खड़ा होकर बोला। शौर्य ने हल्का सा सिर हिलाया और एसयूवी में बैठ गया। शौर्य अपनी जिंदगी में कभी सैन्य क्षेत्र नहीं गया था। इस बार वो वहां जाकर अपने सपने को पूरा करना चाहता था। रास्ते भर शौर्य ने आंखें बंद करके आराम किया, लेकिन सामने बैठा नौजवान बहुत उत्सुक था। क्या ये सैन्य क्षेत्र का अगला चीफ इंस्ट्रक्टर था? वो तो बहुत छोटा लग रहा था और ऐसे लोग उन सैनिकों को कंट्रोल कर सकते थे जिनमें 1-2 टॉप सैनिक भी शामिल थे। सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र उपनगर में था, पहाड़ों के करीब एक जगह। यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। शौर्य कार में बैठा, रास्ते में 5 चेक पॉइंट्स पार किए और आखिरकार सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र पहुंचा। जैसे ही वो कार से उतरा, उसे एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। शौर्य जी, हमारे सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र में आपका स्वागत है। सैन्य क्षेत्र का कमांडर आया और बहुत उत्साह से बोला। आप बहुत विनम्र हैं कमांडर, शौर्य ने हंसते हुए कहा और हाथ बढ़ाया। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर छोड़ा। शौर्य जी, ये हमारी सैन्य क्षेत्र की खूबसूरती प्रिया राव हैं। वो आज आपकी गाइड होंगी। उस वक्त एक तेज तर्रार फिगर बाहर निकली। शौर्य बहुत हैरान हुआ। तुम सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र से हो? प्रिया राव ने कहा, हाँ। ये पहली बार था जब शौर्य को पता चला कि प्रिया राव एक एक्टिव सैनिक थी, लेकिन वो उसकी कल्पना के सैनिक जैसी बिल्कुल नहीं थी। अध्याय 364। शौर्य को बहुत हैरानी हुई कि सैन्य क्षेत्र ने प्रिया राव को अरेंज किया और उसने कमांडर के चेहरे पर एक हल्की सी गर्व की चमक देखी। क्या ये एक ब्यूटी ट्रैप था? दरअसल शौर्य का अंदाजा सही था। सूर्यनगर के राजा शौर्य राठौर का बैकग्राउंड जानने के बाद सैन्य क्षेत्र के कमांडर ने तुरंत जांच शुरू करवाई। ये वो शख्स था जो खास अमृता नेक्टर बना सकता था और उसके पास वो जादुई ताकत थी जो बेकार को भी भगवान बना देती थी। ये भगवान बनाना यानी एक महागुरु तैयार करना। सेना के टॉप लीडर्स के विश्लेषण और अनुमान के मुताबिक ब्रिजेश हेगड़े को शायद शौर्य ने ही गेटकीपर बनाया था। हाँ, सही सुना, ब्रिजेश हेगड़े को गेटकीपर के लिए बनाया गया था। जब ये रिजल्ट आया तो कई लोग हैरान रह गए। गेटकीपर? क्या मजाक है? महागुरु को गेटकीपर बनाया? इसके अलावा और कोई जवाब नहीं था। ये जवाब तो बिल्कुल बकवास था। पूरे भारत में ऐसा कोई और जवाब नहीं था कि महागुरु को गेटकीपर बनाया जाए। जब सैन्य क्षेत्र के लीडर्स ने ये जवाब सुना तो उनके चेहरों पर निराशा छा गई। वो सचमुच ब्रिजेश हेगड़े से जल रहे थे, जिसने रातों रात तरक्की कर ली थी। आजकल सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? टैलेंट। इसलिए सैन्य क्षेत्र के लीडर्स शौर्य को तुरंत बुलाने के लिए बेताब थे और उनके लिए एक महागुरु ढूंढना चाहते थे। भले ही सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन वास्तव में उसमें एक भी महागुरु नहीं था। कोई महागुरु सैन्य क्षेत्र में ज्वाइन करने की जहमत नहीं उठाता, लेकिन एक नामात्र की पोजीशन लेना उनके लिए ठीक था। फिर भी सूर्यनगर एक भी महागुरु को बुलाने में नाकाम रहा और बहुत अजीब स्थिति में था। जब सैन्य क्षेत्र के कमांडर को पता चला कि प्रिया राव शौर्य की औरत है तो वो खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, आखिरकार एक अच्छी खबर। उसने प्रिया राव को बुलाया और तरह तरह की तारीफें की, लगभग उसे भगवान की तरह पूज लिया। अब सूर्यनगर के सारे ऊपरी तबके सूर्यनगर के नए राजा शौर्य से मिलने का मौका ढूंढ रहे थे। सैन्य क्षेत्र को अब ऐसा मौका मिला था जो पूरी तरह से पहले आओ पहले पाओ वाला था। अगर ये खबर बाहर गई तो पता नहीं कितने लोग जलन और ईर्ष्या से जल उठते।
जब शौर्य और प्रिया राव मिले तो सैन्य क्षेत्र के लीडर्स ने जानबूझकर प्रिया और शौर्य को एक साथ वक्त बिताने का मौका दिया। क्या तुम्हारे सैन्य क्षेत्र ने तुम्हें मुझे लुभाने को कहा? जब वो पीछे चल रहे थे, शौर्य ने प्रिया राव से पूछा। प्रिया राव हंस पड़ी और बोली, ये सब तुम्हारी मौजूदा पोजीशन की वजह से है। मैं तो सैन्य क्षेत्र में बस मिशन करने वाली थी, लेकिन अब मैं एक खजाना बन गई हूं और सब मुझे पूज रहे हैं। और तुम तो सूर्यनगर का नया राजा बन गए। तुमने मुझे सचमुच डरा दिया। इस बात को कहते हुए प्रिया राव की हंसी और खिल गई। सैन्य क्षेत्र में प्रिया राव का रुतबा पहले से ही ऊंचा था, लेकिन पूजा जाने वाला नहीं था। लेकिन शौर्य के साथ जुड़ने के बाद उसकी पोजीशन और स्टेटस तुरंत बदल गया। वो ट्रीटमेंट सामान्य हालात में कभी नहीं मिल सकता था। प्रिया राव ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे ऐसा लेजेंडरी ट्रीटमेंट मिलेगा। ये सब शौर्य की देन थी। शौर्य की पोजीशन में बदलाव तो प्रिया राव की सोच से भी बाहर था। सूर्यनगर का राजा, ये 3 शब्द आज के ऊपरी तबके में वो थे जिनके साथ हर कोई दोस्ती करना चाहता था। कैसा रहा? मजा आया? शौर्य ने हंसते हुए कहा, तो तुम मुझे लुभाने की प्लानिंग कर रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बहुत सीरियस इंसान हूं और मुझे लुभाना इतना आसान नहीं। प्रिया राव सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर पाए। ये वही सूर्यनगर का राजा शौर्य राठौर था जिसे वो जानती थी। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, प्रिया राव ने रहस्य बनाए रखा। हाँ, वैसे तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। सैन्य क्षेत्र के स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे साथ मुकाबला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पता नहीं किसने कहा कि तुम बैकडोर से आए हो। शौर्य ने प्रिया राव को गहरी नज़रों से देखा। बैकडोर? मुझे तो पसंद है, तुम क्या सोचती हो? प्रिया राव को शौर्य ने इतना जोर से टक्कर मारी कि उसे समझ नहीं आया क्या कहे। उसके दिमाग में सूर्यनगर के राजा की जो शानदार छवि थी, वो बार बार ढह रही थी। उनके पीछे खड़े सैन्य क्षेत्र के कमांडर सब मुस्कुरा रहे थे। लगता था कि मर्दों के लिए खूबसूरती का लालच संभालना मुश्किल होता है। अगर प्रिया राव शौर्य को लुभाती रही तो सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र के लिए सिर्फ फायदा ही फायदा था। सैन्य क्षेत्र का कमांडर खुद को 100 अंगूठे देता। सचमुच स्मार्ट, बेशर्म तरीका। ये बिल्कुल बेशर्म नहीं था, ये तो बड़ों की खूबसूरती थी, है ना? बड़े प्लेग्राउंड पर 10,000 स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां साफ सुथरी लाइनों में खड़ी थीं। बाएं दाएं देखो तो एक सीधी लाइन, एक घना काला समूह जो बहुत शानदार और गंभीर माहौल दे रहा था। तुम्हें लगता है वो चीफ इंस्ट्रक्टर कौन है? पता नहीं। वैसे भी जब वो आएगा, अगर वो चाहता है कि हम उसकी बात मानें, तो उसे पहले हमें हराना होगा, वरना हम उसे पीट देंगे। हाँ, अगर वो हमारा चीफ इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है तो पहले हमारा टेस्ट पास करना होगा। हमारी बात छोड़ो, उन लोगों को देखो, वो सब घमंडी मास्टर्स हैं। हमारी सूर्यनगर की चीफ इंस्ट्रक्टर की पोजीशन हमेशा खाली क्यों रहती है? बस उनकी वजह से। सब लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनकी नज़रें सबसे आगे खड़े 5 लोगों पर थीं। उन 5 लोगों की रूह और एनर्जी पूरी तरह अलग थी। वो बस वहां खड़े थे, सैन्य मुद्रा में नहीं, लेकिन उनका पूरा शरीर उस कहावत को चरितार्थ कर रहा था कि वो पाइन ट्री की तरह खड़े थे। उनका पूरा शरीर एक खंभे की तरह था। ये 5 लोग सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र के सबसे ताकतवर स्पेशल फोर्सेस थे। इन्हें सैनिकों का राजा कहना गलत नहीं होगा। हर बार चीफ इंस्ट्रक्टर को इन 5 लोगों ने पीटकर भगा दिया था। 3 को 6 महीने तक गंभीर चोटें आईं, 5 को 1 साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा और 8 के अंग टूट गए। यही चीफ इंस्ट्रक्टर की नियति थी। यहाँ तक कि सैन्य क्षेत्र के लीडर्स भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते थे। ये सैन्य क्षेत्र का खजाना थे। इन 5 स्पेशल फोर्सेस सैनिकों के बिना उनका सैन्य क्षेत्र बेकार था और बाकी सैन्य क्षेत्रों से मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं थी। आ रहा है, आ रहा है। वहां देखो, कमांडर, पॉलिटिकल कमिश्नर और लीडर्स आ रहे हैं। अरे, वो सामने देवी प्रिया नहीं है। वो एक मर्द के साथ क्यों चल रही हैं? सचमुच, वो बैकडोर से आया है। कमबख्त, वो लड़का हमारी देवी को लुभाने की कोशिश कर रहा है। उस लड़के को मार डालो। क्या छोटा नवाब है? बैकडोर से आया है, उसे बाहर निकालना होगा। 10,000 स्पेशल फोर्सेस सैनिक इस नज़ारे को देखकर गुस्से से लाल हो गए। देवी प्रिया, सब जानते थे कि ये हर किसी की मान्यता प्राप्त देवी थी। 3 साल की सैन्य सेवा के बाद कोई भी सुवर्णी को देखकर उत्तेजित हो जाता, फिर प्रिया राव जैसी देवी की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अब ये देवी एक छोटे नवाब के साथ हंस बोल रही थी, जिसने सबका गुस्सा भड़का दिया। वो लड़का मौत से नहीं डरता था और चीफ इंस्ट्रक्टर बनना चाहता था। कमबख्त, शौर्य अभी पहुंचा भी नहीं था कि उससे नफरत की लहर उठ गई। ये थे 10,000 स्पेशल फोर्सेस। शौर्य के पहुंचने से पहले ही नफरत की लहर उठ चुकी थी। जब शौर्य और प्रिया राव साथ चलकर आए तो कातिलाना हवा की तरह दबाव आया, खासकर 10,000 स्पेशल फोर्सेस से। उस सीन में बिना हिम्मत वाला कोई भी इतना प्रेशर नहीं झेल सकता था। शौर्य कौन था? अमरनायक, सम्राट शौर्य। उसने इसे पहले ही महसूस कर लिया था। अगर कोई आम इंसान होता तो वो जमीन पर गिर पड़ता और लंबे वक्त तक उसका दिमाग ठीक नहीं रहता।
अगर उसकी मेंटल क्वालिटी खराब होती तो वो सीधे ढह जाता। शौर्य अचानक रुक गया, बस करीब 100 मीटर की दूरी पर। अध्याय 365। शौर्य बस वैसे ही रुक गया। 100 मीटर की दूरी। इस एक्शन ने पीछे खड़े कमांडर और पॉलिटिकल कमिश्नर को भी रोक दिया। कमांडर, ये छोटे बदमाश जल्द ही समझ जाएंगे कि सूर्यनगर का राजा कितना ताकतवर है। शुक्र है कि हमारे सैन्य क्षेत्र में प्रिया राव हैं, वरना हमें इतना यकीन नहीं होता। जब तक हमारे सैन्य क्षेत्र में प्रिया राव हैं, हमारा सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र जरूर बहुत ताकतवर हो जाएगा। इस बार आखिरकार हमारे पास कोई ऐसा है जो इनका ध्यान रख सकता है। ये सब बहुत शरारती हैं, खासकर वो कुछ लोग, वो तो पूरी तरह से मुसीबत हैं। कमांडर को सूर्यनगर के राजा की ताकत पर जरा भी शक नहीं था। जैसे ही परमगुरु अश्विन ने मुंह खोला, इस मामले की प्रकृति तय हो गई। कमांडर के लिए सबसे ज्यादा फायदा कैसे हासिल करना है, ये सबसे जरूरी था। उनका सैन्य क्षेत्र अब एक फायदेमंद पोजीशन में था। जब तक शौर्य वहां था, सैन्य क्षेत्र में जरूर एक महागुरु होगा। इस मामले को प्रिया राव से शुरू करना होगा। शौर्य ने अपनी बाहें फैलाईं और प्रिया राव को गले लगा लिया। खुलेआम। इस एक्शन ने वहां मौजूद सारे स्पेशल फोर्सेस को भड़का दिया। कितना बेशर्म। ये निश्चित रूप से एक उकसावा था। सैन्य क्षेत्र में कई सैनिक प्रिया राव को पसंद करते थे और ज्यादातर का क्रश गुप्त था। अब एक छोटा नवाब उनकी देवी की कमर को गले लगा रहा था, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। कई लोगों की आंखों में कातिलाना नजर थी। शौर्य ने प्रिया राव को गले लगाया और पास के एक छोटे प्लेटफॉर्म की तरफ चला, जो सैन्य क्षेत्र के लीडर्स ने खास तौर पर बनवाया था। प्रिया राव को नहीं पता था कि शौर्य क्या करना चाहता है। उसका स्वभाव तेज तर्रार था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो थोड़ा असहज हो गई थी। तुमने जानबूझकर किया, शौर्य ने धीमी आवाज में हंसते हुए कहा। तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हें गले क्यों नहीं लगा सकता? क्या तुम्हें डर है कि वो मुझे खा लेंगे? मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, तुम जानती हो। प्रिया राव के चेहरे पर एक शर्माई सी लालिमा छा गई, जिसमें प्यार और डर का मिश्रण था। तुम फिर से ज्यादा सोच रहे हो। मैं एक योद्धा हूं, बहुत ताकतवर। शौर्य हंसा। प्रिया राव इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसे जमीन में घुस जाने का मन हुआ। शौर्य ने प्रिया राव को गले लगाया और 10,000 लोगों की नजरों के बीच उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। उसका हाथ हमेशा उसकी नर्म कमर पर रहा, ऊपर नीचे बेफिक्र घूमता हुआ। मुझे पता है तुम लोग नाराज हो। शौर्य हंसा और बोला, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम नाराज हो, क्योंकि मैं तुम सबसे बेहतर हूं, इसलिए प्रिया राव मेरी औरत बन गई। इन शब्दों ने सारे स्पेशल फोर्सेस सैनिकों को गुस्से से उछाल दिया। जो कोई भी स्पेशल फोर्सेस सैनिक बन सकता है, वो जरूर ताकतवर और स्किल्ड होता है। उन्होंने कभी इतने घमंडी शब्द नहीं सुने थे। ये तो बहुत ज्यादा था। दरअसल मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि तुम लोग बहुत कमजोर हो। हाँ, तुम सब कमजोर हो और एक झटके में हार जाओगे। शौर्य की आवाज़ सबकी आंखों में चुभ गई। हालांकि मुझे दूसरों को नैतिकता से मनाना पसंद है, इसलिए मैं सबको एक तोहफा देने जा रहा हूँ। जो कोई भी आखिरी 5 तक टिकेगा, उसे मैं अपनी शिक्षाएं दूंगा। बाकियों को भूल जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इस मौके को भुनाओ। अब शुरू कर सकते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे कमांडर और लीडर्स को कोई एतराज़ नहीं होगा। 5 लोगों को गाइड करने वाली बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसके बाद की बातों पर फोकस किया। क्या मैं ऊपर जाकर उस छोटे नवाब को पीट सकता हूँ? ये उन्हें सुनना अच्छा लगा। एक इंसान बनाम 10,000 स्पेशल फोर्सेस। घमंडी, बहुत ज्यादा घमंडी। कमांडर ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। 5 जगहें उपलब्ध थीं और सब लोग खुश थे। सबने सुना था कि अगर सूर्यनगर का राजा 5 जगहें दे सकता है, तो ये 5 लोग जरूर आसमान छू लेंगे, सचमुच एक कदम में आसमान पर। वो ब्रिजेश हेगड़े ने एक सेक्ट बनाया और आखिरकार महागुरु बन गया। प्रिया राव शौर्य की औरत है और वो आसानी से काला शक्ति स्तर की योद्धा बन गई। इन संकेतों से साफ पता चलता था कि सूर्यनगर के राजा के पास एक खास तरीका है। सबके लिए महागुरु बनना आसमान छूने जितना मुश्किल है, लेकिन शायद सूर्यनगर के राजा की नज़र में ये बस एक छोटी सी बात है। सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र के योद्धाओं, मैं तुम्हें खुलकर लड़ने की इजाज़त देता हूँ। कमांडर ने एक बुलहॉर्न लिया और जोर से ऐलान किया। सैन्य क्षेत्र में नियमों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। भले ही शौर्य ने ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि सैनिक अनुशासन का पालन करते हैं। जैसे ही कमांडर के शब्द निकले, सब लोग तुरंत बाघ और भूखे भेड़ियों में बदल गए। किसी ने उन्हें इतना इग्नोर करने की हिम्मत की थी और 10,000 लोगों के खिलाफ अकेले लड़ना चाहता था। महागुरु को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। लड़के, मैं तुझसे मिलता हूँ। सबसे आगे खड़ा एक तगड़ा आदमी भैंस की तरह आगे बढ़ा। ये सैन्य क्षेत्र का वो लड़का था जो जन्म से ही ताकतवर था। उसकी ताकत काला शक्ति स्तर के योद्धाओं से मुकाबला कर सकती थी। ज्यादातर लोग उसे हल्के में नहीं लेते थे। शौर्य ने प्रिया राव को हल्के से धक्का दिया और एक ताकत ने प्रिया राव को बाहर भेज दिया। वो कमांडर के पास जा गिरी। नीचे जाओ।
शौर्य जोर से हंसा और उस तगड़े आदमी को एक लात मारी जिससे वो उड़ता हुआ पीछे गया। एक आदमी से काम नहीं चलेगा, सब एक साथ आओ। शौर्य ने हाथ पीछे बांधे। सैन्य क्षेत्र का तगड़ा आदमी एक लात में उड़ गया जिससे काफी हलचल मच गई। लेकिन आज वहां 10,000 स्पेशल फोर्सेस थे तो कोई भी इससे डरने वाला नहीं था। सब एक साथ चलो, हम स्पेशल फोर्सेस को इतना हल्के में लेने की हिम्मत। इस छोटे नवाब को दिखाओ कि हम कितने ताकतवर हैं। चलो। इस बार 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशल फोर्सेस सैनिक आगे बढ़े, सब एलिट। जैसे ही वो स्टेज पर चढ़े उन्हें एक साए की तरह कुछ उड़ता हुआ दिखा और वो बाहर उड़ गए और भीड़ में जा गिरे। थोड़े ही वक्त में 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशल फोर्सेस सैनिकों को लातों और मुक्कों से उड़ा दिया गया। काफी नहीं और लाओ। शौर्य ने सिर हिलाया, तुम लोग बहुत कमजोर हो, छोड़ो, मैं खुद आता हूं। क्या तुम आ रहे हो? 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशल फोर्सेस सैनिक पहले ही मुकाबले में टिक नहीं पाए और सबको एहसास हुआ कि ये छोटा नवाब जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। लेकिन अब एक इंसान का 10,000 लोगों के खिलाफ ऊपर आना पूरी तरह पागलपन था। ये दिखाता था कि उसे अपनी ताकत पर कितना भरोसा था। सबसे आगे खड़े 5 स्पेशल फोर्सेस लीडर्स ने भी उस पल गंभीर चेहरा बना लिया। सिर्फ शारीरिक ताकत से उसने आसानी से 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशल फोर्सेस सैनिकों को हरा दिया, जो दिखाता था कि वो काफी ताकतवर था। पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्हें जानने वाले लोग जानते थे कि उन्हें इस रहस्यमयी छोटे नवाब में दिलचस्पी हो गई थी। आमतौर पर जिस किसी में उनकी दिलचस्पी होती थी उसका अंजाम अच्छा नहीं होता था। शौर्य हाई प्लेटफॉर्म से नीचे कूदा और एक साए की तरह आगे बढ़ा। उस पल 10,000 स्पेशल फोर्सेस और कमांडर और लीडर्स सब उत्साह से भर गए। एक इंसान बनाम 10,000 लोग, ये वो सीन था जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, शौर्य एक युद्ध देवता में बदल गया और उसके मुक्कों और लातों से लोग रेत के बोरे की तरह उड़कर बाहर भीड़ में जा गिरे। एक क्षण हिंसक था, एक के बाद एक मुक्का। जो कोई भी मुक्का या लात खाता वो या तो उड़ जाता या जमीन पर गिर पड़ता और उसे उठने की ताकत नहीं रहती थी। शौर्य ने अपनी ताकत को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया ताकि वो लोग थोड़े वक्त तक उठ ना सकें। 10,000 लोग, बस इतना ही। सब लोग एक साथ आओ, उन्हें घेरो और जगह छोटी करो। बड़ा ग्रैपलिंग हैंड। स्पेशल फोर्सेस लकड़ी के खंभे नहीं थे। अगर वो हार गए तो उनकी इज्जत कैसे बचेगी? उन्होंने तुरंत ताकतें इकट्ठा की और जवाबी हमला किया। लेकिन चाहे वो जैसे भी ऑर्गेनाइज हुए, शौर्य ने शुरू से आखिर तक मुक्कों और लातों से बहुत तेज स्पीड से उन्हें मारा। ये लोग लकड़ी के खंभों की तरह लग रहे थे और एक हिट में उड़ रहे थे। वो सीन इतना हैरान करने वाला था। अध्याय 366। सैन्य क्षेत्र के कमांडरों को पता है कि महागुरु कितना ताकतवर होता है, लेकिन 10,000 स्पेशल फोर्सेस सैनिकों का सामना करना, वो भी 3 लेयर के प्रेशर के साथ, कोई भी महागुरु इसे झेल नहीं सकता, खासकर बिना किसी को चोट पहुंचाए। मौजूदा हालात पूरी तरह से उम्मीदों से परे हैं। कमांडर, करीब 2,000 लोग गिर चुके हैं, एक स्टाफ ऑफिसर ने धीरे से कहा। अरे, इतनी जल्दी? सैन्य क्षेत्र का कमांडर हैरान रह गया। इतना कम वक्त हुआ था और 2,000 लोग जमीन पर पड़े थे। ये क्या मजाक है? हाँ, वो बहुत तेज है, ताकतवर है और उसका कंट्रोल परफेक्ट है। जो भी गिरता है वो शायद 10 मिनट तक उठ नहीं पाएगा। अगर ये कत्ल होता, स्टाफ ऑफिसर ने आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि सैन्य क्षेत्र का कमांडर भी डर गया। ये है महागुरु की ताकत। भले ही स्पेशल फोर्सेस की लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा न हो, लेकिन 10,000 की संख्या कोई छोटी बात नहीं है। कोई इसे हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन शौर्य राठौर टिका रहा। शौर्य ने स्पेशल फोर्सेस सैनिकों को बड़े बड़े रेत के बोरों की तरह ट्रीट किया। या तो एक लात, या एक मुक्का, या जोड़ों पर वार, या पकड़कर झटका, या हवा में उड़ता हुआ आदमी। सीन इतना रोमांचक था कि आप जिस भी एंगल से देखें, 1,000 लोग, 2,000 लोग, 3,000 लोग, शौर्य एक बेमिसाल युद्ध देवता में बदल गया और स्पेशल फोर्सेस एक के बाद एक गिरते चले गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि अपनी संख्या की ताकत से शौर्य को दबा देंगे, लेकिन आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि सामने वाला कितना डरावना है, जैसे उसकी ताकत कभी खत्म ही नहीं होती। जब भी कोई शौर्य के हाथ लगता, उसे तुरंत हवा में उड़ने का एहसास होता। वो आपको पकड़ता और उछाल देता, बिना कोई मौका दिए। आप सब हवा में उड़ने लगते और फिर एक एक करके आसमान से गिरते, इंसानी रेत के बोरों पर धड़ाम से गिरते और कराहने लगते। 5,000, 6,000, 7,000 स्पेशल फोर्सेस सब रेत के बोरे बन गए। वो पूरी तरह डर गए थे और उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। शौर्य को उनकी परवाह नहीं थी। अपनी भूतिया स्पीड के भरोसे उसकी गिनती फिर बढ़ने लगी, 8,000, 9,000 और 10,000 से ज्यादा। बाकी बचे लोगों ने जब अपने साथियों को जमीन पर गिरते देखा तो खुद ही जमीन पर लेट गए। इतने सारे लोग नहीं जीत पाए तो वो क्या करेंगे? ये तो बड़ों का बच्चों को धमकाना था। क्या खेल रहे हो?
क्या तुमने नहीं देखा कि वो जमीन पर गिरे और आधा दिन उठ नहीं पाए? जब उनसे पूछा गया कि क्या दर्द हो रहा है तो सबने कहा कि वो ठीक है, बस उठने की ताकत नहीं थी। अंदर से वो उस छोटे नवाब के शुक्रगुजार थे कि उसने रहम दिखाया। 15 मिनट से भी कम वक्त में 10,000 से ज्यादा स्पेशल फोर्सेस सैनिक जमीन पर लेटे थे। वो सीन बयान करना मुश्किल था। हालांकि अभी भी 5 लोग खड़े थे। शौर्य ने सारे स्पेशल फोर्सेस को ढेर करने के बाद ये 5 लोग बहुत तेज स्पीड से उस पर झपटे, 5 अलग अलग पोजीशन से शौर्य पर हमला करते हुए, बहुत अच्छे तालमेल के साथ। शानदार, आखिरकार उन्होंने एक्शन लिया। सिर्फ वही हैं जिनके पास उस छोटे नवाब को हराने का चांस है। सफल होना ही चाहिए। अगर हम हार गए तो ये हमारे सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र के लिए शर्मिंदगी होगी। जमीन पर लेटे स्पेशल फोर्सेस सैनिक उन 5 फिगर्स को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। आखिरकार वो 5 लोग सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र में सैनिकों के राजा के नाम से जाने जाते थे। वो बहुत ताकतवर हैं, एक अकेला उनमें से दर्जनों को हरा सकता है। अगर जंगल में हो तो 400-500 लोग भी उनके लिए कोई समस्या नहीं होंगे। अब जब पांचों ने एक्शन लिया तो ये लाइनअप हल्के में लेने वाला नहीं था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे ही 5 फिगर्स ऊपर गए, सबने एक जोरदार आवाज सुनी और फिर वो 5 लोग उड़ गए। लेकिन जब वो जमीन पर गिरे तो सबने खुद को संभाल लिया, उनके शरीर कांप रहे थे। वो गिरे नहीं। सैन्य क्षेत्र के कमांडरों का चेहरा आखिरकार थोड़ा बेहतर दिखा। 10,000 स्पेशल फोर्सेस वाला सैन्य क्षेत्र अगर शौर्य को नहीं रोक पाया तो ये सचमुच शर्मिंदगी की बात थी। बाहरी लोगों की नज़रों में सैन्य क्षेत्र हमेशा से छिपे हुए ड्रैगन्स और लेटे हुए टाइगर्स की जगह रहा है, लेकिन अब शौर्य ने इसे आसानी से हरा दिया। महागुरु स्तर का योद्धा सचमुच बहुत डरावना है। ऐसा योद्धा अगर खुले मैदान में न हो तो उसे मारना लगभग नामुमकिन है। तुम लोग ठीक ठाक हो, मेरी 10% ताकत को भी झेल गए। शौर्य मुस्कुराते हुए पलटा। चलो दिखाओ कि तुम्हारी लिमिट कहाँ तक है। शौर्य कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ा। 5 लोग फिर से उड़ गए। तुम्हारी रिएक्शन स्पीड थोड़ी धीमी है। इस बार उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला, हालांकि वो पिछले बार से ज्यादा डगमगा रहे थे। वो शुरू में बहुत घमंडी थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। वो ताकतवर थे और काला शक्ति स्तर के योद्धा थे, लेकिन वो जरा भी टिक नहीं पाए। क्या यही है एक ताकतवर महागुरु? 5 लोग जो कभी डरते नहीं थे, लेकिन अब वो सचमुच थोड़ा डर गए। सामने वाले ने बस एक थप्पड़ मारा जिसमें पहाड़ जैसी ताकत थी, जिसने उन्हें इतना दबाया कि वो विरोध नहीं कर पाए। महाशय, आप हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हिम्मत है तो हमें अपने इक्विपमेंट बदलने दो, एक सफ़ेद बालों वाले नौजवान ने कहा। हाँ, हम स्पेशल फोर्सेस हैं और हमें मार्शल आर्ट्स में महारत है। अगर आप हमें ऐसे हराते हैं तो हम कभी हार नहीं मानेंगे, एक सांवले रंग के नौजवान ने कहा। उन्हें सबक मिल चुका था। 2 छोटे मोटे मुकाबलों के बाद कोई बेवकूफ़ भी एक बात समझ जाता था कि ये आदमी बहुत ताकतवर है। उसमें महागुरु की कोई आभा नहीं थी और उसने सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी वो बेहद ताकतवर था। ये 5 के लिए बहुत बड़ा झटका था, इसलिए उन्होंने फटाफट अपना तरीका बदलने का फैसला किया। मौजूदा हालात में अगर वो और कुछ बार मारे गए तो शायद ज़मीन पर पड़े रहते। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा शरीर टूट रहा हो। ये कोई अच्छा एहसास नहीं था। शॉर्टकट लेना, इसमें कोई चारा भी तो नहीं था। क्या तुमने इस इंसान का बैकग्राउंड नहीं देखा? अब उन्हें एक बात समझ आ गई थी, किसी किताब को उसके कवर से जज मत करो। एक छोटा नवाब दिखने वाला लड़का वास्तव में इतना ताकतवर था। अगर वो अपनी ताकतवर स्किल्स पर भरोसा करता तो शायद सामने वाला उसे बिना कुछ छोड़े खा जाता। ये लड़का एक पूरा ह्यूमन वायलेंस मशीन था। जो भी उससे टकराता उसकी खैर नहीं थी। इतना सिंपल। तुम इक्विपमेंट बदल सकते हो, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन नतीजा वही रहेगा। इन 5 की फिजिकल फिटनेस अभी भी अच्छी थी। अगर वो सचमुच अच्छा परफॉर्म कर पाए तो शौर्य को कुछ रजिस्टर्ड डिसाइपल्स लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। लगता था कि सूर्यनगर का राजा होने के नाते उसे सचमुच कुछ करना चाहिए। यही वजह थी कि शुरू में 5 जगहों की बात की थी। अगर सूर्यनगर के दोस्तों के पीछे सैन्य क्षेत्र होता तो यकीनन वो अपने दोस्तों की हिफाजत करने में खुश होते। अगर मैं अब उनका एक एहसान कर दूं तो मुझे यकीन है कि कोई भी कमांडर हो वो शुक्रगुजार होगा। 5 लोग इक्विपमेंट बदलने गए। शौर्य अभी भी वहां खड़ा था, तब तक इंतजार करता रहा जब तक वो इक्विपमेंट बदलकर वापस नहीं आए। रही बात इक्विपमेंट की, तो वो सब थर्मल वेपन्स थे। एक स्पेशल फोर्सेस सैनिक की सबसे बड़ी खासियत ताकत का इस्तेमाल नहीं, बल्कि थर्मल वेपन्स का इस्तेमाल करने में महारत है, जो सबसे डरावनी बात है। आमतौर पर वो सोचते हैं कि वो इससे दूसरों को दबा सकते हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं लगता। इस संकी के खिलाफ अगर तुम ये इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसे हराना नामुमकिन है। हम एक्शन लेने जा रहे हैं। 5 लोग थे, 4 आए और एक गायब हो गया। शौर्य भी थर्मल वेपन्स की ताकत देखना चाहता था,
अब जब उसके पास शक्तिमान बॉडी थी, आम हमले उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे और आम गोलियां बेकार थीं। यहाँ तक कि वो लेजेंडरी न्यूक्लियर बम जो बहुत ताकतवर है, लेकिन शौर्य जैसे कल्टीवेटर के लिए अगर कोई बहुत डरावनी ताकत उस पर लॉक करती तो वो पहले ही पल में इसे सेंस कर लेता और बच निकलता। वो चीज़ तुम्हें हिट कर पाए, ये दूसरी बात है। आओ, अध्याय 367। हॉट वेपन्स का महागुरु के खिलाफ मुकाबला बिल्कुल हैरान करने वाला था। सैन्य क्षेत्र का कमांडर भी इस सीन का इंतजार कर रहा था। रही बात उसे रोकने की, तो वो बहुत सिंपल थी। किसी ने कुछ नहीं कहा और अब ऊपर जाकर बात करने का कोई मतलब नहीं था। वो 5 लोग सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र के सबसे ताकतवर 5 लोग थे। उनकी लड़ने की ताकत एक ग्रुप को ढेर करने के लिए काफ़ी थी। ये सबसे हैरान करने वाली बात नहीं थी। असली हैरानी की बात यह थी कि वो कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने में माहिर थे। आधुनिक समाज में सबसे शानदार बॉक्सिंग स्किल्स भी तोप के गोलों का मुकाबला नहीं कर सकती। कई हीरो तोप के गोलों से मर चुके हैं। महागुरु के लिए भी यही बात थी। सैन्य क्षेत्र ने एक बार विश्लेषण किया था कि महागुरु की पर्सनल ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो खुले मैदान में हो और 1000 लोगों की छोटी टीम से तरह तरह के हथियारों की मदद से सामना करे तो महागुरु को बस भागना पड़ता है। अगर शहर में हो तो ये महागुरुओं का मैदान है। कोई देश किसी शहर को तबाह करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन महागुरुओं में शहर को तबाह करने की ताकत होती है और वो गलियां और इमारतें सबसे अच्छा कवच बन जाती हैं। सैन्य क्षेत्र के लीडर्स भी देखना चाहते थे कि क्या वो एकजुट होकर सूर्यनगर के राजा शौर्य राठौर के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं। जैसे ही बात खत्म हुई, गोलियों की आवाज़ गूंजी। एक ऊंची इमारत पर उनमें से एक ने स्नाइपर राइफल से फायर किया। ये एक घातक हथियार था। कितने लोग स्नाइपर की गोली से मरे, किसी को नहीं पता गोली कहाँ से आए, और जब तक तुम्हें पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। गोली लग गई। रही बात हैवी स्नाइपर्स की, वो तो सीधे उड़ जाते। जैसे ही 4 दुश्मन सामने आए, शौर्य को पता चल गया कि एक ऊंचाई पर गया है और उसे स्नाइपर राइफल से शूट करने वाला है। बहुत अच्छा तालमेल। जब स्नाइपर राइफल ने फायर किया, शौर्य ने लुढ़ककर गोली से बच निकला। ये बहुत कम वक्त में हुआ, इतना तेज कि लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाए। कंक्रीट की जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया। बाकी 4 लोगों ने पहले ही पल में अपनी पिस्तौलें निकाली और 4 पोजीशंस पर जाकर क्रॉस फायर बनाया। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर कोई किसी को मार देता तो सामने वाले की बदकिस्मती। इतनी सारी मज़ेदार चीज़ें करने को थी, फिर ये क्यों चुनना। शौर्य पर तुरंत 4 दिशाओं से हमला हुआ, नहीं बल्कि 5 दिशाओं से। बाहरी लोगों के लिए ये एक खतरनाक स्थिति थी और अगर वो ज़रा भी लापरवाही करता तो वो शानदार तरीके से मर जाता। क्या शानदार टीम वर्क है। पता नहीं वो छोटा नवाब इसे डोज कर पाएगा। कमबख्त, उसने स्नाइपर राइफल को भी डोज कर लिया। बहुत तेज, फिर से बच गया। वो आगे बढ़ा, बहुत तेज, 100 मीटर को 3 सेकंड से कम में पार किया। ये हमला शौर्य की नज़रों में कुछ भी नहीं था। शौर्य ने गोली की ट्रैजेक्टरी को साफ देख लिया। अगर वो अपनी दबंगई दिखाना चाहता तो वो खाली हाथों से गोली पकड़ सकता था। अपनी शक्तिमान ताकत के साथ उसे कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल होता। शौर्य कोई बेवकूफ़ नहीं था, उसे इतना हाई प्रोफाइल होने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए शौर्य ने सबसे आम तरीका अपनाया, अपनी बॉडी स्किल्स से डोज किया और सबसे करीब खड़े नौजवान पर झपटा। उसने लगातार 3 शॉट्स डोज किए और उसे एक लात मारकर उड़ा दिया। इस बार वो उठ नहीं पाया। पहला, शौर्य ने मुंह का कोना उठाया और दूसरे पर झपटा। 4 लोगों ने पलक झपकते एक को ढेर कर दिया और बाकी 3 लोग घबरा गए। ये आदमी जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। थर्मल वेपन्स दूसरों के लिए कोई खतरा नहीं बन पाए। सामने वाला उनके और करीब आता जा रहा था। चाहे वो कितनी भी तेज़ी से मूव करें, वो शौर्य की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाए। एक लात और एक मुक्का, 2 लोग और गिर गए। रही बात बचे हुए एक की, उसकी हालत भी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। उसे एक हथेली के वार से ज़मीन पर पटक दिया गया। पलक झपकते सिर्फ एक बचा था, वो स्नाइपर। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, लगातार 3 शॉट्स चले, एक शॉट के बाद दूसरा, 3 पोजीशंस पर हिट किया, वो सारी पोजीशंस जहां शौर्य अगला कदम रखने वाला था। ये शूटिंग स्किल डरावनी थी। पहला शॉट डोज किया, लेकिन दूसरा या तीसरा शॉट नहीं बच पाया। ये निश्चित रूप से एक डरावनी शूटिंग टेक्निक थी, जिसे सिर्फ एक गन गॉड ही मास्टर कर सकता था। चाहे तुम योद्धा हो तो क्या। एक इमारत की चोटी पर एक सफ़ेद बालों वाला नौजवान चुपके से गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से ट्रिपल शॉट टेक्निक सीखी थी और इसके लिए ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी। हर पोजीशन मूवमेंट को बहुत कम वक्त में कैलकुलेट करना पड़ता था, सामने वाले को अपनी सीमित पोजीशन में मजबूर करना, और फिर विजेता तय होता था। वो पूरे सैन्य क्षेत्र में अकेला था जो इस तरह की कंटिन्यूअस शूटिंग टेक्निक जानता था। अनगिनत योद्धा उसकी स्पीयर स्किल्स से मरे थे और कभी कोई हादसा नहीं हुआ।
सबसे ताकतवर ने भी सिर्फ 2 हिट्स डोज किए, लेकिन तीसरा नहीं बच पाया और सीधे मर गया। भले ही ये नौजवान बहुत ताकतवर था, दुनिया का कोई भी हीरो अगर उसके पास स्नाइपर राइफल हो उसका सामना कर सकता था। क्या उसने डोज कर लिया? सफ़ेद बालों वाला नौजवान लगातार देख रहा था, लेकिन जब उस छोटे नवाब ने लगातार 3 बार डोज किया, वो पूरी तरह हैरान रह गया। सामने वाला एक बहुत ही अविश्वसनीय एंगल से डोज कर रहा था और पूरा प्रोसेस ऐसा लग रहा था जैसे वो चाकू की धार पर डांस कर रहा हो। ये अविश्वसनीय था, उसने सचमुच डोज कर लिया। ये नामुमकिन है, किसी ने कभी इसे डोज नहीं किया। उसका शरीर इतना लचीला है। क्या उसने भारत से योगा सीखा है? अरे नहीं, वो मेरी तरफ आ रहा है, उसे ऊपर मत आने दो। सफ़ेद बालों वाले नौजवान का दिमाग बदल गया और उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। गहरी सांस ली, इस बार तुम बच नहीं सकते। धड़ाम 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 धड़ाम, लगातार 4 शॉट्स ने सफ़ेद बालों वाले नौजवान की बहुत सारी एनर्जी खर्च कर दी। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे पानी से निकाला गया हो। सफ़ेद बालों वाले नौजवान ने हाल ही में इस तरह की कंटिन्यूअस शूटिंग सीखी थी। एक बार करने के बाद उसे कम से कम कई दिन तक दोबारा नहीं कर पाता था, क्योंकि इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। उसके जैसे इंसान के लिए भी इसे एक बार करने में कई दिन लग जाते, जब तक कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो लगातार रिप्लेनिश कर सके। 4 शॉट्स चले और वो आदमी गायब हो गया। हाँ, गायब, नाकाम। सामने वाला साइड में मूव करके उसकी 4 गोलियों से बच गया और सब मिस हो गईं। मैं सचमुच चूक गया और उसे पहले से पता था। ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल नामुमकिन है। सफ़ेद बालों वाला नौजवान अब शांत नहीं रह पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी ताकत निकल गई हो। सफ़ेद बालों वाला नौजवान बुरी तरह हिट हुआ। सॉरी, तुम हार गए। शौर्य ऊपर चढ़ा, सफ़ेद बालों वाले नौजवान को पकड़ा और सबके सामने 11वीं मंजिल से नीचे कूद गया। एक जोरदार धमाके के बाद एक बड़ा गड्ढा बन गया और बेहोश सफ़ेद बालों वाला नौजवान बाहर आया। ये सीन सबको हैरान कर गया। ये विजुअली बहुत ज़बरदस्त था। सैन्य क्षेत्र का कमांडर भी चुपके से अपना पसीना पोंछने लगा। महागुरु सचमुच एनर्जी से भरा था। वो अचानक गड़बड़ में पड़ गया। हॉट वेपन्स शौर्य के खिलाफ बेकार थे। यहाँ तक कि सबसे अच्छा निशानेबाज भी शौर्य को नहीं रोक पाया, बल्कि उसे उठाकर नीचे लाया गया और हवा में उड़ने का एहसास करवाया गया। ये फीलिंग इतनी कूल थी। शौर्य ने उन्हें बेफिक्री से फेंक दिया और पांचों एक साथ ढेर हो गए, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे थे। वो प्लेटफॉर्म पर वापस गया। तुम सब कचरा हो। तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ अगर तुम बाहर गए तो मर जाओगे। अध्याय 368। शौर्य ने अपनी ताकत से सबको एक बात बताई, वो सब कमज़ोर हैं। इस बार भले ही सबकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन ज़्यादातर लोग बेबस और गिल्टी फील कर रहे थे। एक इंसान ने उनके 10,000 लोगों का सामना किया और बिना हॉट वेपन्स के भी उन्हें मानना पड़ा कि वो ताकतवर है। कोई भी योद्धा उनके सामने इतना शांत नहीं रह सकता था। हालांकि चूंकि मैं यहाँ हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है। भले ही तुम 5 कैंडिडेट्स बनने के काबिल न हो, लेकिन सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र के चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर मैं तुम्हें एक देह सिद्धि विद्या का सेट सिखाऊंगा। सैन्य क्षेत्र का कमांडर उत्साहित हो गया। फटाफट किसी को बुलाओ, इसे रिकॉर्ड करने के लिए जल्दी करना होगा। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि शौर्य इसे कितनी बार डेमोन्स्ट्रेट करेगा, तो रिकॉर्ड करना सबसे अच्छा और सेफ तरीका था। शौर्य ने सचमुच इसे एक बार रिहर्स किया तो उसे बाकी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे यकीन था कि सैन्य क्षेत्र के लीडर्स इसे ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। ये देह सिद्धि विद्या का सेट वास्तव में कोई हाई लेवल स्किल नहीं थी, लेकिन भारत में ये हर किसी के लिए एक हॉट कमोडिटी थी। कुछ और नहीं, अगर तुम इसे पूरी तरह मास्टर कर लो तो महागुरु बनना कोई दिक्कत नहीं होगी। शर्त यह है कि इसमें वक्त लगेगा। अगर तुम तेज़ हो तो 3 से 5 साल में महागुरु बन सकते हो। रही बात धीमे वालों की, तो इसमें 10 साल से ज़्यादा लग सकते हैं। कुल मिलाकर टैलेंट सबसे ज़रूरी है। ये एक ऐसी देह सिद्धि विद्या है जिसमें समझ की ज़रूरत होती है। इसमें कुल 100 मूवमेंट्स हैं। एक बार जब तुम 100 मूवमेंट्स मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट्स में सुधार आता है। शौर्य ने अपना बेस्ट दिया। मौजूद सारे 10,000 स्पेशल फोर्सेस सैनिक रिकवर हो गए। शुरू में उन्हें ये गंभीरता से नहीं लिया। इतना सिंपल मूव कौन नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने कोशिश की तो सब अपने मम्मी पापा को पुकारने लगे, क्योंकि वो मूवमेंट्स नहीं कर पाए, वो बहुत मुश्किल थे। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि ये देह सिद्धि विद्या कोई आम चीज़ नहीं थी। अगर एक मूव शुरू करना इतना मुश्किल है तो बाकी 99 मूवमेंट्स कितने मुश्किल होंगे। उन्हें कल्पना नहीं थी कि अगर वो 100 मूवमेंट्स मास्टर कर लेंगे तो क्या होगा। वो ज़रूर बहुत कमाल होगा। 5 सबसे ताकतवर लोग भी रिकवर हो गए। सबने शौर्य को हैरानी से देखा, खासकर उस सफ़ेद बालों वाले नौजवान ने, जिसे लगा था कि वो मर गया। इतनी ऊंचाई से नीचे आना, उसका दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस पल से उनके दिमाग में 2 शब्द उभरे, महागुरु।
सामने वाला छोटा नवाब जरूर एक महागुरु है। वो शायद देह सिद्ध गुरु है। वो बहुत डरावना टाइप। इतनी ऊंचाई से नीचे आना खुले और छिपे बलों का इस्तेमाल करने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। रही बात महागुरु की, वो भी शायद इतना बोल्ड होने की हिम्मत न करे। लेकिन देह सिद्ध गुरु के लिए ये अलग बात है। 100 देह सिद्धि मूवमेंट्स प्रैक्टिस करो। जो पहले 5 लोग पहले 10 मूवमेंट्स मास्टर करेंगे वो मेरे रजिस्टर्ड डिसाइपल्स बनने के काबिल होंगे। चलो मेहनत करो। ये थे शौर्य के आखिरी शब्द। वो स्टेज से नीचे उतरा और प्रिया राव को गले लगाकर चला गया। उस पल सब लोग कायल हो गए। अगर वो सामने वाले को हरा नहीं सकते तो उनके पास उसे दुश्मनी करने का क्या हक था। अगर ये जंग का मैदान होता तो सब खत्म हो जाते। किसी और से रहम की उम्मीद करना नामुमकिन था। दोपहर में शौर्य ने सैन्य क्षेत्र में लंच किया। सैन्य क्षेत्र के कमांडर और लीडर सब वहां थे और सबने मिलकर खूब खाया पिया। शौर्य राठौर सूर्यनगर के राजा को बुलाने के लिए उन्हें अपना घमंड छोड़ना पड़ा। इसमें बड़ा फायदा था, खासकर जब उन्हें पता चला कि देह सिद्धि विद्या में 100 मूवमेंट्स हैं और 100 मूवमेंट्स मास्टर करने के बाद कोई महागुरु की ताकत हासिल कर सकता है, तो वो बहुत खुश हुए। सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र अब उभरने वाला था। शौर्य ने भी दिन के बीच में खूब खाने पीने का मजा लिया। सैन्य क्षेत्र में ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आखिरी नतीजा ये हुआ कि सारे लीडर्स नशे में धुत हो गए। तुम बहुत उदार हो। प्रिया राव और शौर्य साथ बाहर आए। तुमने इतनी अच्छी चीजें निकाल दी। प्रिया राव कोई अनजान इंसान नहीं थी। वो देह सिद्धि विद्या बिल्कुल अनमोल थी। हाँ, तुम्हारे लिए मैं क्यों कंजूसी करूं? शौर्य को परवाह नहीं थी। वैसे भी वो रफ टफ लोग ट्रेन कर रहे हैं। हमारे पास और ताकतवर चीजें हैं, है ना? प्रिया राव को बेडरूम में होने वाली एक्सरसाइज की बात सूझी। शौर्य ने पूरे दोपहर सैन्य शूटिंग रेंज में शूटिंग गेम्स खेले। पहली बार उसने बंदूक छुई और फीलिंग बहुत शानदार थी। शाम को शौर्य चला गया। वो शुरू में प्रिया राव के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन उसके रिलेटिव्स आ गए तो उसे वापस जाना पड़ा। उसी शाम सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र के टॉप ब्रास ने एक मीटिंग की और प्रिया राव को सम्मान के साथ उसमें बुलाया गया। बात देह सिद्धि विद्या के बारे में थी। सैन्य क्षेत्र ने पहले 99 मूवमेंट्स को सील कर दिया और उन्हें सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र का टॉप सीक्रेट बना दिया। पहले 10 मूवमेंट्स को भी मास्टर करना जरूरी था, लेकिन वो बहुत मुश्किल थे। जब शौर्य को प्रैक्टिस करते देखा तो वो इतना आसान और सिंपल लग रहा था, जैसे करना बहुत आसान हो। लेकिन जब असल में उनकी बारी आई तो कोई भी इसे नहीं कर पाया। सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र के लीडर्स ने इस देह सिद्धि विद्या को और ज्यादा अहमियत दी। उन्होंने उन 5 जगहों को भी बहुत अहमियत दी। ये देह सिद्धि विद्या जो उन्होंने यूं ही उठा ली थी। रजिस्टर्ड डिसाइपल बनने के क्या फायदे होंगे? शौर्य निर्वाण एस्टेट लौट गया और आधी रात को उपनगर में स्टील के मटेरियल्स रिफाइन करने गया। बाहरी लोगों की नज़रों में वहां जमा स्टील शौर्य के लिए बेकार लग रहा था और वो बेफिक्र दिख रहे थे, लेकिन असल में शौर्य चुपके से खुश था। अब सतह पर देखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन असल में शौर्य को जो सबसे ज्यादा चाहिए था वो सब ले लिया गया था। संजय व्यास भी खबरें दे रहा था। थोड़े वक्त में सूर्यनगर में एक ग्रुप मर्सिनरीज आए। सब बदनाम थे और बैचों में सूर्यनगर के ओबरॉय खानदान में दाखिल हुए। शौर्य बस हल्के से मुस्कुराया। ये पूरी तरह से मौत को बुलावा देना था। अगर कोई मरना चाहता है तो वो उसकी परवाह नहीं करेगा। उसके आसपास की औरतें सब शुद्धि यंत्रों से प्रोटेक्टेड थीं और उसकी बहन हिम्मत से प्रोटेक्टेड थी, तो चिंता की कोई बात नहीं थी। सूर्यनगर के इस इलाके में कोई चालबाजी नहीं चल सकती थी। शौर्य ने अपनी ज्योतिष स्टॉल फिर से शुरू की। कुछ दिन वहां नहीं गया था क्योंकि उसे बोरियत हो रही थी। जब वो फिर से ज्योतिष के लिए गया तो शौर्य फिर से सबकी नज़रों का केंद्र बन गया। फिर एक शख्स आया, लंबी टांगों वाला, पुलिस यूनिफॉर्म में। वो कोई और नहीं, डिप्टी डायरेक्टर सुमन नायर थी। पिछली बार जब शौर्य ने उसे डिच किया था तब से वो कई दिनों से खराब मूड में थी, जिसने उसके मातहतों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। मास्टर शौर्य, तुम तो बहुत फ्री हो। शौर्य आंखें बंद करके आराम कर रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक चिढ़ाने वाला चेहरा दिखा। खूबसूरत पुलिस वाली, क्या तुम अपनी किस्मत जानना चाहती हो? मैं हमेशा सटीक बताता हूँ। शौर्य ने बकवास शुरू कर दी। मैं तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड के बारे में भी बता सकता हूँ। अगर तुम संतुष्ट नहीं हुई तो उसे बदल सकती हो। आसपास के ज्योतिषी ये सुनकर शौर्य के कायल हो गए। वो पुलिस को भी छेड़ने की हिम्मत करता है। सुमन मुस्कुराई। सचमुच? तो क्या तुम बता सकते हो कि मैं अगला क्या करने वाली हूँ? शौर्य ने सुमन को देखा। कपड़े थोड़े छोटे लग रहे थे और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। गौर से देखने पर उसकी चेस्ट पहले से काफी बड़ी लग रही थी। मुझे पता है, तुम मुझे डिनर के लिए ट्रीट करोगी और खूबसूरत नाइट व्यू का मजा लेंगी। शौर्य ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। खूबसूरत पुलिस वाली, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अध्याय 369।
सुमन नायर ने शौर्य राठौर को खींचकर ले गई, जबरदस्ती और इतने हिंसक अंदाज में जैसे उनकी पहली मुलाकात में हुआ था। हिंसक पुलिसवाली। शौर्य को लंच के लिए ले जाया गया। ये शहर के बीच में एक छोटा सा रेस्तरां था जो सिचुआन खाने में माहिर था। मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी कि तुमने ऐसी जगह ढूंढ निकाली। तुमने जानबूझकर तो नहीं किया। शौर्य ने सामने रखे हॉट पॉट को देखा जो बहुत तीखा था। पसंद नहीं, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम एक अमीरजादे हो लेकिन मैं गरीब हूँ। मेरे पास तुम्हें बड़ा डिनर ट्रीट करने की क्वालिफिकेशन नहीं है। बस यही चलेगा। सुमन ने खाने का बहुत मजा लिया। शौर्य को तीखे खाने से डर नहीं लगता था। एक अमरनायक के तौर पर उसे तीखे खाने से डर क्यों लगेगा। वो बस सुमन को छेड़ रहा था। तुम एक बाइट लो, मैं एक बाइट लूं। शौर्य और सुमन दोनों ने खाने का बहुत मजा लिया, पसीने से तरबतर। शुरुआती बसंत में ऐसा खाना वाकई आरामदायक था। हर बार जब सुमन कुछ खाना उठाती, शौर्य को कुछ वेलफेयर मिलता। पुलिस यूनिफॉर्म साफ तौर पर छोटी थी, भले ही बाहर कोट था, फिर भी शौर्य की नज़रों में ये एक वेलफेयर लग रहा था, और ज्यादातर जानबूझकर। अच्छा लग रहा है। सुमन ने एक टुकड़ा उठाया और बिना चेतावनी के आह कहा। शौर्य हॉट पॉट खा रहा था और वेलफेयर का मजा ले रहा था। उसे इतना मजा आ रहा था कि उसने अनजाने में कहा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हाँ। शौर्य को तुरंत एक डरावना कातिलाना इरादा महसूस हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया और सामने वाली ने जानबूझकर ऐसा किया। शौर्य पकड़ा गया और उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर तुमने छोटा साइज नहीं पहना होता तो कोई खाई नहीं होती, और फिर मैं उस खूबसूरत खाई का मजा लेने नहीं जाता। सुमन को शौर्य का ये हारा हुआ एक्सप्रेशन देखना बहुत पसंद था। वैसे सुना है हाल ही में एक सनकी सामने आया है। कहा जाता है कि उसका नाम शौर्य राठौर है। कहीं वो तुम तो नहीं? थोड़ी देर बाद सुमन ने पूछा। शौर्य ने फटाफट सिर हिलाया। मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो बस जेब में थोड़े पैसे वाला एक अमीरजादा हूँ। सनकी बनना इतना आसान नहीं है। सुमन ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि वो तुम नहीं हो। तुम बिल्कुल सनकी जैसे नहीं लगते। इस कमेंट ने शौर्य को थोड़ा उदास कर दिया। क्या सनकी मेरे जैसे नहीं होने चाहिए? बिल्कुल, शौर्य ने शिकायत की। हाल ही में मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मुझे नहीं पता कि किससे बात करूँ। वेटर एक छोटी डिश लाया। ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया। इसे ट्राई करो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जो भी इसे खाता है वो भूलता नहीं। सुमन ने एक छोटी प्लेट की तरफ इशारा किया जिसमें लाल, हरे और पीले रंग की चीज़ें थीं। शौर्य ने देखा और सोचा कि ये अच्छा लग रहा है, लेकिन हवा में हल्की सी तीखी गंध ने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया। हाँ, शौर्य ने थोड़ा सा उठाया और अपनी कटोरी में डाला। मैंने इसे कई बार खाया है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये क्या है। सुमन ने रिकमेंड किया। तो मुझे सचमुच इसे ट्राई करना चाहिए। शौर्य ने बड़े चाव से खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। ये सचमुच स्वादिष्ट है, टेस्ट कमाल का है। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। शौर्य ने छोटी प्लेट को बहुत जल्दी खत्म कर दिया, लगभग पूरी खा ली। उसके चेहरे पर मस्ती और मज़े का लुक था। सुमन शौर्य को देखती रही, इंतज़ार करती रही, लेकिन शौर्य को कुछ नहीं हुआ, जिसने उसे कंफ्यूज कर दिया। तुम भी ट्राई करो, इसका टेस्ट सचमुच अच्छा है। शौर्य मस्त दिख रहा था। मस्त, ये सारे एडजेक्टिव्स कहाँ से आ गए? सुमन को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी। ये कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने एक बार गलती से इसे टेस्ट किया था और वो इतिहास का सबसे यादगार सीन था। ये चीज़ इस सिचुआन रेस्तरां में बहुत फेमस थी। बेशक सिर्फ रेगुलर कस्टमर्स को इस छोटी सी चीज़ के बारे में पता था, और आमतौर पर दोस्त इसे एक दूसरे के साथ मजाक करने के लिए लाते थे। पिछली बार शौर्य ने सुमन को डिच किया था तो उसे वो याद था। कहा जाता है कि औरतें बहुत छोटी सोच वाली होती हैं, तो शौर्य को सम्मान के साथ इस लिस्ट में डाला गया और उसे खास तौर पर डिनर के लिए लाया गया ताकि शौर्य को एक यादगार एक्सपीरियंस मिले। लेकिन खाते खाते उसे कुछ गलत लगने लगा। उस चीज़ की पहली बाइट से ही इतना रिफ्रेशिंग फील होना चाहिए, लेकिन ये वैसा क्यों नहीं था जैसा उसने सोचा था। ज़्यादातर हिस्सा खाने के बाद भी वैसा ही था। अब सुमन कंफ्यूज हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ट्राई करना चाहती हो? सुमन के कई सहकर्मी तीखा खा सकते थे, लेकिन कोई भी इसे हैंडल नहीं कर पाया। सबसे बुरा वाला तो सिर्फ 3 बाइट्स के बाद ही नहीं संभाल पाया। क्यूरियोसिटी कैट को मार देती है। सुमन ने निर्णायक रूप से एक बाइट लिया और एक ऐसा सीन सामने आया जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। 5 बोतल पानी पीने के बाद आखिरकार उसने अपने गुस्से को दबाया। उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे लाल गुंद गोपाल। शौर्य आखिर तक हंसता रहा। जब वो बाहर आए, सुमन गाड़ी चलाकर चली गई, शौर्य को अकेला छोड़कर। कम से कम मुझे वापस तो छोड़ दो। शौर्य निरुत्तर था। वो छोटी सी चीज़ दिखने में सुंदर थी, लेकिन वास्तव में बहुत तीखी थी। इतनी तीखी कि हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शौर्य के लिए ये कुछ भी नहीं था। आंखों के लिए एक ट्रीट थी, इसे एक फ़ायदा ही मान लेते हैं। जल्द ही
शौर्य का नाइटमेयर आ गया। पुलिस आ गई। पुलिस से डरने की क्या बात है, वो तो अबन मैनेजमेंट ऑफिसर्स नहीं हैं। बदकिस्मती से पुलिस लोग गिरफ्तार करने आई थी। शौर्य जैसे ही पहुंचा उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। टीम की अगुवाई सुमन नायर कर रही थी। ब्रांच की डिप्टी डायरेक्टर ने खुद लोगों को गिरफ्तार किया और पूरी स्ट्रीट के ज्योतिषियों पर छापा मार दिया गया। मास्टर शौर्य, तुमने ये नहीं सोचा था। सुमन बहुत तेज तर्रार थी। शौर्य सचमुच औरतों की छोटी सोच से प्रभावित था। तुम डायरेक्टर हो, फिर इतनी परेशानी क्यों? तुम बहुत सख्त हो, ले चलो। शौर्य की ज्योतिषी वाली दुकान अब नहीं चल सकती थी। कहा जाता है कि उस स्ट्रीट पर अब कोई ज्योतिषी नहीं है। पहले पुलिस आई, फिर अबन मैनेजमेंट। इतना सब होने के बाद कोई वहां स्टॉल लगाने की हिम्मत नहीं करता था। फिलहाल शौर्य बेरोजगार था। शौर्य निरुत्तर था। ये क्या हो रहा था? शुक्र है, कुछ दिन बाद शौर्य को सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र से कॉल आया, जिसमें कहा गया कि पहले 10 मूवमेंट्स मास्टर करने वाले टॉप 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो गई है। शौर्य को सूर्यनगर सैन्य क्षेत्र जाने की सुस्ती थी, तो उसने उन्हें सीधे निर्वाण एस्टेट आने को कहा। 4-5 दिन में 10 मूवमेंट्स मास्टर कर लेना, ये स्पीड बहुत धीमी नहीं थी, जिससे पता चलता था कि उनमें कुछ टैलेंट था। सुबह 9 बजे एक काली एसयूवी निर्वाण एस्टेट पहुंची। कार में बैठे लोग हैरान थे, एक दूसरे को घूर रहे थे। क्या ये वो जगह नहीं जहां सूर्यनगर का राजा रहता है? आजकल सूर्यनगर के ऊपरी तबके में कौन नहीं जानता निर्वाण एस्टेट? ये धरती पर स्वर्ग है। ये खबर अब जानबूझकर दबाई जा रही थी, लेकिन सबको पता था कि सूर्यनगर में एक निषिद्ध इलाका है। ये निषिद्ध इलाका निर्वाण एस्टेट है, जहां एक महागुरु रहता है, जो एक राजा गुरु भी है, सूर्यनगर का राजा। कार में बैठे 5 लोग जब निर्वाण एस्टेट देखे तो वो इतने उत्साहित थे कि एक पल के लिए बोल नहीं पाए। अरे मेरे भगवान, ये सपना तो नहीं है। क्या हम सचमुच सूर्यनगर के राजा के रजिस्टर्ड डिसाइपल्स बन सकते हैं? आओ और मुझे चिकोटी काटो, बताओ कि ये सपना नहीं है, ये असली है। ये 5 लोग वो थे जिन्होंने आखिरकार शौर्य को घेर लिया था। 100 देह सिद्धि मूवमेंट्स में ये 5 लोग पहले 10 मूवमेंट्स मास्टर करने वाले पहले लोग थे। एक बार जब उन्होंने इन्हें मास्टर कर लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि देह सिद्धि विद्या कितनी ताकतवर थी, जो उनकी कल्पना से भी परे थी। अध्याय 370 सूर्यनगर का राजा। 5 नौजवान घबराहट और उत्साह के साथ निर्वाण एस्टेट में दाखिल हुए। उन्हें वहां ले जाने वाला था ब्रिजेश हेगड़े। शुरू में ये लोग बहुत घमंडी और प्राउड थे, लेकिन ब्रिजेश हेगड़े के सामने उनकी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो एक देह सिद्ध गुरु था। मार्शल आर्ट सर्कल में हर किसी के पास इन्फॉर्मेशन चैनल्स होते हैं, या तो दोस्तों के जरिए या कुछ खास चैनल्स के। सूर्यनगर में एक देह सिद्ध गुरु उभरा है और मार्शल आर्ट सर्कल में हर कोई इसे अच्छे से जानता है। उनके सामने खड़ा ब्रिजेश हेगड़े अनगिनत लोगों का ईर्ष्या का पात्र था, जबकि वो निर्वाण एस्टेट का सिर्फ एक गेटकीपर था। ऐसा ट्रीटमेंट सोचने की भी हिम्मत कोई नहीं करता। महागुरु की कीमत ही क्या रह गई? वो शायद अपनी पूरी जिंदगी में महागुरु स्तर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसने इतनी आसानी से इसे हासिल कर लिया और सारे महागुरुओं में सबसे ताकतवर महागुरु बन गया। इंसान की तुलना इंसान से करना सचमुच निराश करने वाला है। इंस्ट्रक्टर शौर्य, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले 10 मूवमेंट्स मास्टर किए। एक सैनिक ने कहा। शौर्य जंगल में चाय पी रहा था। ये उसका हर दिन का फेवरेट काम था। जब शौर्य ने इन 5 लोगों को देखा तो उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसे पता था कि सैन्य क्षेत्र में ये 5 लोग सबसे शानदार थे। हेलो इंस्ट्रक्टर शौर्य, 5 ने एक साथ कहा। एक दूसरे की पहचान जानने के बाद 5 में जरा भी घमंड नहीं था। उनके पास अच्छा पोटेंशियल था, लेकिन सामने वाले इंसान की तुलना में ये वाकई बच्चे और बड़े का फर्क था। तुम 5 ठीक ठाक हो। तुमने मुझे निराश नहीं किया। शौर्य ने चाय पीते हुए मुस्कुराकर कहा। शौर्य की तारीफ सुनकर 5 मुस्कुराए और चुपके से खुश थे कि उन्होंने जितनी जल्दी हो सका 10 मूवमेंट्स मास्टर कर लिए, वरना ये वाकई शर्मिंदगी की बात होती। तुम 5 मेरे रजिस्टर्ड डिसाइपल्स बन सकते हो। रही बात मेरे असली डिसाइपल्स बनने की, तो वो तुम्हारी काबिलियत पर डिपेंड करता है। शौर्य ने चाय का कप नीचे रखा। मेरे रजिस्टर्ड डिसाइपल्स के तौर पर मैं तुम्हें एक तोहफा भी दूंगा। हुश हुश। शौर्य की भौहों के बीच से सुनहरी रोशनी निकली और सीधे 5 की भौहों में दाखिल हो गई। 5 हैरान हो गए और फटाफट पालथी मारकर बैठ गए, आंखें बंद करके, जैसे वो सो गए हों। जब वो फिर से जागे, शौर्य को फिर से देखने के बाद उनकी आंखों में पूरी तरह से सम्मान था। थोड़े वक्त में उन्होंने देह सिद्धि विद्या के पहले 30 मूवमेंट्स मास्टर कर लिए और देह सिद्धि पावर का पहला स्टेज भी एक्टिवेट कर लिया, जिसने उनकी ताकत को आसमान छूने दिया। ठीक है, तुम लोग अब जा सकते हो, शौर्य ने कहा। जब तुम 60 मूवमेंट्स मास्टर कर लोगे तो मैं तुम में से हर एक को एक मेथड सिखाऊंगा। 5 कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ये सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा और आज्ञाकारी ढंग से निर्वाण एस्टेट से चले गए। मेहनत करो। जब वो बाहर आए तो ब्रिजेश हेगड़े ने उनसे कुछ कहा। 5 ने जोर से सिर हिलाया।
जब वो कार में बैठकर निर्वाण एस्टेट से निकले तो पांचों बहुत उत्साहित थे। वो इतने उत्साहित थे कि उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि सूर्यनगर का राजा कितना ताकतवर है। शौर्य ने बस यूं ही कुछ किया। देह सिद्धि विद्या सबसे सस्ती चीजें हैं। उन्हें 20 और मूवमेंट्स मास्टर करवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बॉस, क्या वो मेरे जूनियर ब्रदर्स होंगे? ब्रिजेश हेगड़े ने उत्सुकता से पूछा। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आखिर मेरा डिसाइपल बनना इतना आसान नहीं है। ब्रिजेश हेगड़े चुपके से खुश हुआ। मैं उनसे ज्यादा लकी हूँ। तुम भी मेहनत से प्रैक्टिस करो, वरना जब तुम्हारा जूनियर ब्रदर आएगा तो तुम पाओगे कि तुम उससे कमजोर हो। शौर्य ने कहा। ब्रिजेश हेगड़े ने सिर हिलाया, मैं पूरी मेहनत करूंगा। उस दिन से ब्रिजेश हेगड़े ने और ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस शुरू की और लगभग एक सन की प्रैक्टिशनर बन गया। सूर्यनगर में उठ रहा भंवर भी धीरे धीरे शांत होने लगा। भले ही सबके सिर पर एक नया सूर्यनगर का राजा था, लेकिन इस राजा को सूर्यनगर को दोबारा बांटने का कोई इरादा नहीं लग रहा था, तो सबने राहत की सांस ली। सबको सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि सूर्यनगर का राजा ताकत का नया बंटवारा करेगा। ये हर महागुरु की फेवरेट चीज होती है। सबसे अच्छी बात यह थी कि सूर्यनगर के राजा ने कोई कदम नहीं उठाया, ताकि मुझे हर दिन डर में ना जीना पड़े, जो अच्छी बात नहीं थी। आखिरकार सब इकट्ठा हो गया। सूर्यनगर का उपनगर। आधी रात शौर्य ने 1 महीने तक मेहनत की और आखिरकार उड़ान तलवार रिफाइन करने के सारे मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए। अब सामने वाले स्टील का सार निकाल लिया गया था और जो बचा था वो बस एक खाली खोल था। लेकिन चूंकि कोई इसे हिलाता नहीं था, कोई नहीं बता सकता था कि इसमें कोई दिक्कत है। आखिरी हिस्सा इकट्ठा करने के बाद शौर्य खुशी से मुस्कुराया और अब बस इसे धीरे धीरे रिफाइन करना बाकी था। उसने भू संचालन विद्या का इस्तेमाल करके निर्वाण एस्टेट वापस पहुंचा और पीछे के पहाड़ में बने सीक्रेट रूम में दाखिल हुआ। आज पीछे के पहाड़ का सीक्रेट रूम करीब 1/3 पहाड़ को खोखला करके बनाया गया था। जमीन के कई दर्जन मीटर नीचे एक सीक्रेट रूम बनाया गया था, जिसमें अंदर और बाहर फॉर्मेशंस अरेंज किए गए थे। ये निर्वाण एस्टेट का कोर एरिया था। 1 मीटर से ज्यादा ऊंचा जीवन वृक्ष फिर से उगने वाला था। इसके हर पत्ते पर जीवन अमृत जमा हो रहा था और बूंद बूंद करके लटक रहा था। एक लौ उठी। ये थी शक्तिमान अग्नि। शौर्य को हर तरह की सीक्रेट टेक्निक्स पता थीं। अपनी शक्तिमान बॉडी के साथ शक्तिमान अग्नि को एक्टिवेट करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये बस उसकी एनर्जी खर्च करता था। जीवन अमृत के रिकवरी मेडिसिन के तौर पर काम करने से शौर्य को कोई प्रेशर नहीं था। ये शौर्य का रिफाइनिंग का 5वां दिन था। उड़ान तलवार रिफाइन करने का पहला कदम तलवार गर्भ को कंडेंस करना था। सुनने में आसान लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। शौर्य ने इसे हल्के में नहीं लिया। ये तलवार गर्भ बनने ही वाला था। लौ में एक खास पदार्थ का ढेर लगातार बदल रहा था। शौर्य ने फोकस्ड नजरों से उस पदार्थ को कंट्रोल किया, जो एक तेज बदलाव से गुजर रहा था। लगभग हो गया, लगभग हो गया। जीवन अमृत का एक और घूंट निगलने के बाद शौर्य का चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया। उस वक्त वो पदार्थ अचानक रंग बिरंगा हो गया, चकाचौंध करने वाला और बहुत खूबसूरत। बस यही पल शौर्य की आंखें चमक उठीं और उसने उस पदार्थ पर एक के बाद एक स्पेल्स डाले और उस पदार्थ की एनर्जी बदलने लगी। ये धीरे धीरे कंट्रोल में डिफॉर्म होने लगा, छोटे से लंबा और पतला। शौर्य इस कंडेंसेशन सटेप से बहुत वाकिफ था और जल्द ही उड़ान तलवार जितनी तेज एक तलवार ब्लैंक तैयार हो गया। सील करो, शौर्य ने जोर से चिल्लाया और सारी रंग बिरंगी रोशनी उड़ान तलवार में वापस खींच गई। कई स्पेल्स ने इसका पीछा किया और इसे पूरी तरह सील कर दिया। एक तलवार गर्भ शौर्य के सामने हवा में तैर रहा था। शौर्य ने अपनी जीभ काटी और एक मुंह खून का छींटा मारा, जो तलवार गर्भ पर जा गिरा। पूरा तलवार गर्भ लाल हो गया, चमकदार और आकर्षक हो गया। तलवार गर्भ के जरिए एक हल्का सा कनेक्शन ट्रांसमिट हुआ। शौर्य मुस्कुराया, मेरी पहली उड़ान तलवार तैयार है। शौर्य ने उड़ान तलवार पकड़ी। मैं तुम्हें उड़ान रख कहूंगा। भले ही ये बस एक सबसे आम लो ग्रेड मैजिक वेपन था, लेकिन इसकी ताकत काफी प्रभावशाली थी। शौर्य ने इसके साथ कई फॉर्मेशंस को भेदा था। ये कोई आम उड़ान तलवार नहीं थी। हाँ, इसे कई बार ऑपरेट करने के बाद शौर्य बहुत संतुष्ट था। एक हुश के साथ उड़ान तलवार शौर्य के शरीर में घुस गई और एक गोल जैसी चीज में बदल गई। ये था तलवार गर्भ। ये शेप बदल सकता था या अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकता था। कल्टीवेशन की दुनिया में तलवार गर्भ को तलवार मानी भी कहा जा सकता था।